Good evening, everyone. Yeah, it's a Bengaluru. मैं बेंगलोर में ही हूँ. मुझे 2-3 मिनट चाहिए. स्मार्ट लग रही हो. यहाँ गर्मी बहुत है ना. Okay. Two minutes break. Okay. Then I'll come. Good evening, everyone. शुरू करें. ओके. पिछले टर्न पे हम कहाँ थे? ओके, नो इशू. पिछले लेक्चर पे हमने कहा क्या किया था? अच्छा, जीपीएस कर रहे थे. ओके. देखो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे कंसेप्ट देखे थे. ओके, हम लोगों ने पिछले लेक्चर पे काफी चीजें देखी थी, जैसे ऑर्बिट्स के बारे में बात कर रहे थे. ओके, वी वर डिस्कसिंग अबाउट ऑर्बिट. ओके, वी वर डिस्कसिंग अबाउट ऑर्बिट. और ऑर्बिट में हम लोगों ने काफी चीजें देखी थी. पोलर देख लिया था, पोलर सिंक्रोनस देख लिया था, जियोस्टेशी देख लिया था, जियोसिंक्रोनस देख लिया था, जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर देख लिया था. जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर को बताने के लिए मैंने आप लोगों से ये समझाया था, अबाउट आईआरएनएसएस वाला एग्जांपल दिया था. आई होप यू रिमेंबर आईआरएनएसएस वाला एग्जांपल. ओके, फाइन. एक चीज और रह गई है, जैसे कि जब हम जीपीएस में ऑर्बिट, जब हम जीपीएस वाले ऑर्बिट लगाते हैं, सैटेलाइट लगाते हैं, तो जरा समझने की जरूरत है. ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है. देखो, जीपीएस वैसे तो देयर आर 2 लेवल ऑफ जीपीएस.
एक जिसको आप कहते हो रीजनल जीपीएस, द वन दैट इज यू कॉल एज अ रीजनल जीपीएस, एंड द सेकंड वन दैट इज कॉल्ड एज अ ग्लोबल जीपीएस। सो टू लेवल ऑफ जीपीएस होते हैं, दो तरह के जीपीएस होते हैं, एक जो किसी पर्टिकुलर एरिया को कवर करते हैं और एक जो पूरी दुनिया को कवर करते हैं। अब देखो, जो सिर्फ किसी रीजनल एरिया को कवर करता है वो डिपेंड करता है उस कंट्री के लोकेशन पर कि वो कंट्री कहाँ है, वो डिपेंड करता है उस कंट्री के लोकेशन पर कि वो कंट्री कहाँ है। ठीक है, ग्लोबल जीपीएस के लिए कोई इशू नहीं है, पूरी दुनिया को कवर करता है, चाहे आप किसी भी जगह पे रहे, यू पीपल कैन सी द जीपीएस, है ना, लोकेशन देख सकते हैं। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इंडिया के पास जो जीपीएस है वो रीजनल जीपीएस है। जैसे आई विल डिस्कस इन द लेटर ऑन गाइस कि हमारे पास गगन है, हमारे पास आईआरएनएसएस है। सो ये गगन और आईआरएनएसएस जो है ना, ये गगन और आईआरएनएसएस जो है ना, ये रीजनल जीपीएस है, यानी ये सिर्फ इंडिया के ही लोकेशन को कवर करते हैं ओनली फॉर सर्टेन पर्पसेस, जो मैं आपको आगे बताऊंगा फॉर विच पर्पसेस। ठीक है, ये आईआरएनएसएस गगन से आप कोई और कंट्री नहीं दे सकते, यू शुड बी क्लियर। बट ग्लोबल इट विल कवर द होल वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया को कवर करता है, इट विल कवर द होल वर्ल्ड, इट विल कवर द होल वर्ल्ड। और शायद आपने कल पिछले लेक्चर में जब मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने कहा देखो भाई आईआरएनएसएस में है ना, जो इंडिया को कवर किया गया उसमें 3 जीईओ लगाया गया है और 4 जीटीओ लगाया गया है। आई होप यू पीपल रिमेंबर, 3 जीईओ लगाया गया और 4 जीटीओ लगाया गया। अब मैं तुम लोग को एक बात बताता हूँ, आज मैं जहाँ बैठा हूँ वो एक होटल है, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास ग्लोब नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। इमेजिन करो कि मेरे हाथ में एक ग्लोब है, ओके, ये ग्लोब है, ओके, ग्लोब है, और मैं इक्वेटर के, मान लो ये ग्लोब है, ये ग्लोब है, और ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, एक्जैक्टली दिस इज द इक्वेटर वाला पार्ट, ये इक्वेटर वाला पार्ट हो गया। इक्वेटर से ठीक सीध में 36,000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमने एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट रख दिया, और यहाँ से इनको हम इंक्लाइन कर रहे हैं। जो रिमेंबर मैं इंक्लाइन कर रहा हूँ, वो बात मैंने पिछले लेक्चर में समझा दिया था, एवरीबॉडी इंक्लाइन कर रहे हैं। जब हम इनको इंक्लाइन कर रहे हैं तो हमने क्या किया, इसको ऊपर इंक्लाइन किया। तो कितना इंक्लाइन आप ऊपर तक कर सकते हो, हार्डली 60। अच्छा, ये मैं बता चुका था, इसका मतलब आप सही बोल रहे हो कि सर इसमें 60 डिग्री 70 डिग्री साउथ तक हम देख सकते हैं। एवरीबॉडी क्लियर, 60-70 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री 70 डिग्री साउथ तक देख सकते हैं, ये हर किसी को। पर एक बात बताओ, मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, जरा बताना, ठीक है, आई हैव अ क्वेश्चन। अगर आप ग्लोबल जीपीएस की बात करते हो तो सब कुछ कवर होना चाहिए ना, यू कैन नॉट लीव अ सिंगल प्लेस। अब दुनिया में किसी भी जगह को नहीं छोड़ सकते। तो कहने का मतलब ये है कि क्या हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के सैटेलाइट से क्या पूरी दुनिया देख सकते हैं? तो पहले तो मैं तुम लोग को एक बात बता दूं, समझना। एचसी वर्मा जो 11-12 की बहुत ही अच्छी बुक मानी जाती है, इसी के बेसिस पर लोग आगे चल के इंजीनियरिंग का एग्जाम देते हैं, इसके बाद कुछ एडवांस लेवल के पढ़ते हैं। उन्होंने लिखा हुआ कि अगर 3 मिनिमम समझना, जैसे मैं बता रहा हूँ, 3 मिनिमम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे सैटेलाइट को लगा दे, बहुत ही आसान सा इंफॉर्मेशन, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट पर सैटेलाइट को लगा रहे तो पूरी दुनिया कवर हो सकती है, एक्सेप्ट, ध्यान रखना, एक्सेप्ट 60 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ, है ना, बियॉन्ड एक्सेप्ट बियॉन्ड 60 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री साउथ, मतलब 60 डिग्री के ऊपर वाला एरिया छोड़। मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं किसी सैटेलाइट, अगर मैं 3 सैटेलाइट को लगा दूं, जरा समझना, और ये तीनों के तीनों सैटेलाइट मैं कहां लगा रहा हूं, देखना। मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है, सबको पता है इंक्लिनेशन 60 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ तक हो सकता है, एवरीबॉडी नो। कहां तक हो सकता है, 60 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ तक हो सकता है, एवरीबॉडी नो, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि अगर मिनिमम 3 सैटेलाइट्स लगा दिए जाए, कैसे लगाए जाए, जो एससी वर्मा में लिखा है, एक इधर लगा दिया जाए, एक इस एंगल पर लगा दिया जाए, एक एंगल पर लगा दिया जाए, मतलब जब शेप है, ये वाला 120 डिग्री कवर कर लेगा, ये वाला डिग्री कवर कर लेगा, और ये वाला 120 डिग्री कवर कर लेगा। तो एससी ने लिखा है कि अगर हम 3 मिनिमम जियोस्टेशनरी सैटेलाइट लगा दें, जैसे ये अर्थ है, एक उस साइड, एक इस साइड, एक इस साइड, त्रिकोण हो गए, 3 ट्रायंगल पे, तो ये 120 डिग्री 120 डिग्री 120, तो पूरा का पूरा अर्थ का इमेज कवर हो जाता है। लेकिन फिर वही बात होती है कि यार पूरे अर्थ का इमेज तो कवर हो जाता है, लेकिन फिर पोलर एरिया कवर नहीं होता। तो पोलर नहीं कवर होता तो ये मतलब होता है, फिर दुनिया का पूरा ग्लोबल जीपीएस हम क्या कह सकते हैं? तो अगर पूरा दुनिया का ग्लोबल जीपीएस की बात हो रही है तो ये एरिया भी कवर होना चाहिए। ओके, तो ये एरिया भी कवर होना चाहिए। एवरीबॉडी क्लियर? वाई शिशु सर, नेटवर्क का इशू हो गया इसका मतलब, यहाँ पे अब डिस्टर्बेंस ही चलने वाला है। तो मैंने ये बोला कि अगर हम 3 सैटेलाइट्स को लगा दें, जैसा मैंने आपको बोला, किस एंगल पे बोला मैंने बता दिया आपको, ठीक है। मैंने ये बोला कि अगर हम एक को इधर लगा दें, एक को इधर लगा दें, कोई इधर लगा दें, ये ग्लोब है, और तीनों को प्लेन इक्वेटर के सीध में लगा दें तो पूरी दुनिया कवर हो सकती है। लेकिन फिर बोल रहा हूँ कि पूरी दुनिया तो कवर हो जाएगी, लेकिन यही है कि 60 डिग्री के ऊपर और 60 डिग्री नॉर्थ साउथ के नीचे का एरिया नहीं कवर होगा, तो ये कभी जीपीएस नहीं हो सकता। तो बात ये होती है कि फिर किसको लगाया जाए जो पूरी दुनिया को कवर कर ले। सो बात ये होती है कि किसको लगाया जाए कि पूरी दुनिया को कवर कर ले। एक काम करता हूँ, मैं आपको लिए चलता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम लोगों ने कितने ऑर्बिट पढ़े थे? अब ध्यान दो, हम लोगों ने पोलर देखा था, पोलर सिंक्रोनस देखा था, ठीक है, ये सब देखा था, है ना। 3 तरह के बहुत सारे ऑर्बिट देखे थे, पोलर ऑर्बिट देखा था, जियोस्टेशनरी देखा था, जियो सिंक्रोनस देखा था। अभी कंफर्म हो रहा है कि जियो और जीटीओ से तो नहीं हो सकता। ये तो कंफर्म हो गया कि जियो जीटीओ नहीं हो सकता।
तो एक और काम करते हैं ना, वो वाला देख लेते हैं, क्या लियो वाले पोलर से हो सकता है क्या? आप मुझे बताओ, क्या लियो वाले पोलर से हम लोग पूरी दुनिया को देख सकते हैं आसानी से? पहले तो हमको ये बताओ, क्या लियो पोलर वाला जो हमने आपसे डिस्कस किया था पीछे डिस्कशन में, क्या हम इंडिया को 24 आवर्स देख सकते थे? आप खुद बोलोगे कि सर एक सिंगल सैटेलाइट से हम लोग सिर्फ 30 मिनट्स इंडिया को देख रहे थे पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट्स में। जो बच्चे आज दौड़ के कूद के आए हैं ना बिना पीछे का लेक्चर सुने हुए, कुछ समझ में नहीं आएगा, हम पहले ही बताते हैं, ठीक है? और हमारा लेक्चर एक लेक्चर में नहीं खत्म हो जाता, हम देख रहे थे अभी यहीं पर यूट्यूब यहीं पर देख रहे थे अकेडमी पे, कई लोग स्पेस टेक 2 ही लेक्चर में खत्म हो गया, हमारा तो खत्म ही नहीं हो रहा है, होगा भी नहीं है ना, जब तक हम ठीक से नहीं पढ़ा लेंगे होगा नहीं। तो ये कहावत है ना हिंदी में, अधजल गगरी छलकत जाए, कहावत है हिंदी में, तो आधे नॉलेज में किधर है पानी कर जाएगा। अब देखो सर होटल में, अरे हम कहीं हैं भाई, तुमको क्लास करना है कर रहे हैं, ठीक है? कुछ भी सब पूरा फाती सब। अच्छा सुनो, हेलो सही, ये बात समझ में आ गई ना, ये बात समझ में आ गई ना, ठीक है? तो मैं जो बोल रहा था, आई थिंक एवरीबॉडी वेरी वेरी क्लियर। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि पोलर ऑर्बिट से भी दुनिया को कवर कर पाना आसानी इवन। अच्छा चलो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मान लो जैसे मैंने कहा कि मान लो एक पोलर सैटेलाइट इंडिया के सामने 30 मिनट से गुजरा, तब तक पता चला एक सैटेलाइट इंडिया के सामने से गुजर चुका, तब तक दूसरा सैटेलाइट इंडिया के सामने आ गया, उससे 30 मिनट्स काम किया, तब तक तीसरा सैटेलाइट इंडिया के सामने आ गया, उससे 30 मिनट्स काम किया। ऐसे ही करते करते टोटल 47 सैटेलाइट जब हमने लगाया, तब जाके 24 आवर्स के लिए इंडिया कवर हो रहा है। समझो जरा, तब जाके इंडिया कवर हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, अब आई होप यू अंडरस्टूड। अब बताओ, इंडिया को देखने के लिए 47 सैटेलाइट तुम लगा रहे हो, पहला वाला फिर 48 के बराबर हो जाएगा ना। तो बताइए इंडिया को 24 आवर्स देखने के लिए पोलर नेचर ऑफ सैटेलाइट्स आपको 47 सैटेलाइट लगाने पड़ रहे हैं। जरा इमेजिन करो पूरी दुनिया को लगाना पड़ेगा तो कितना लगेगा, कई 10,000 से ज्यादा सैटेलाइट लगाने पड़ेंगे। और द ह्यूज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स को लगा पाना इज नॉट एन इजी टास्क। वो अलग बात है कि इलॉन मस्क कुछ कर रहा है, वो हम लोग बात करेंगे इन द केस ऑफ स्टारलिंक प्रोजेक्ट, लेकिन अभी हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल, है ना? इट इज नॉट पॉसिबल। मैं कह रहा हूं कि असंभव है, मैं कह रहा हूं कि इजी नहीं है, ठीक है? मेरा कहने का मतलब है, जरा समझो, दुनिया के जो ग्लोबल जीपीएस लगे हैं ना, अभी हम कंक्लूजन पर आते हैं, उन ग्लोबल जीपीएस को एक्चुअल में जो लगाया गया ना, वो पॉसिबल हो पाया इंक्लाइंड या ट्रांजिशनल ऑर्बिट की वजह से, वो पॉसिबल हो पाया इंक्लाइंड या ट्रांजिशनल ऑर्बिट की वजह से। ये चीज ध्यान रखना। तो जो ग्लोबल जीपीएस है वो पॉसिबल इसलिए हो पाया क्योंकि इंक्लाइंड और ट्रांजिशनल नेचर के सैटेलाइट को से हुई वो हो पाया। दुनिया का पहला ग्लोबल जीपीएस जो था वो उसका नाम था नवस्टार। इट्स नेम वाज अ नवस्टार। याद रखना, आगे हम लोग जीपीएस उसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा और बात करेंगे। नवस्टार का पूरा नाम है नेविगेशन सैटेलाइट एंड रेंजिंग। नवस्टार का पूरा नाम है नेविगेशन सैटेलाइट एंड रेंजिंग। ओके, नेविगेशन सैटेलाइट एंड रेंजिंग। नवस्टार का पूरा नाम है नेविगेशन सैटेलाइट एंड रेंजिंग। सो नवस्टार का पूरा नाम क्या है? नेविगेशन सैटेलाइट एंड रेंजिंग। ये दुनिया का पहला ग्लोबल जीपीएस है। यूएस ने इसको लगाया था 1970s के आसपास। सो 1970s में यूएस इसको लगाया था, नवस्टार नेविगेशन सैटेलाइट एंड रेंजिंग। सो नवस्टार नेविगेशन सैटेलाइट एंड रेंजिंग। पर पता है क्या है? शुरुआत में इसको मिलिट्री पर्पस के लिए लगाया गया। शुरुआत में इसको मिलिट्री पर्पस के लिए लगाया गया। तो शुरुआत में इसको मिलिट्री पर्पस के लगाया गया, बाद में इसका यूज ना सिविलियन पर्पसेस के लिए भी दे दिया गया कि आम जनता भी इसको यूज कर सकती है। यही नवस्टार है जिसकी जरूरत भारत को था कारगिल वार के समय, क्योंकि हम पाकिस्तान वाला वो वाला एरिया, हम कारगिल वाला एरिया अपने सैटेलाइट से नहीं देख पा रहे थे, हम उस बंकर को नहीं देख पा रहे थे जहां पर पाकिस्तान लोग हमारे एरिया को कैप्चर करके बंकर बना चुके थे। क्योंकि कारगिल वाले एरिया में जब ठंड का समय आता है तो हम लोग नीचे चले आते हैं, हमें नहीं पता था जब पाकिस्तान उस एरिया में चला आएगा। बट अमेरिका से हमने मांगा कि अमेरिका हमको जरा नवस्टार की फैसिलिटी बता दो। ये उन्होंने कहा हमारे एरिया से बंकर बना लिए, उसी हिसाब से रॉकेट लॉन्चर दाग के उनके पूरे बंकर्स को डैमेज कर दे। अमेरिका रिफ्यूज्ड। तब तुम जगे कि भाई हमारे पास जीपीएस होना चाहिए। वो हम लोग आगे बात करेंगे इन द केस ऑफ जीपीएस ऑफ इंडिया में। बट हाँ, कुछ कहानी बतानी जरूरी थी। जो आप एक्चुअल टीचर से नहीं पढ़ रहे हैं तो एक कंसेप्ट आपको दिमाग में बैठा देना जरूरी है कि ये वही नवस्टार है जिसकी जरूरत भारत को कभी थी। ओके, अभी भारत को कभी थी। ओके, आई होप यू पीपल वेरी क्लियर। यहाँ पे आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो फिर अब कंक्लूजन ये आता है कि फिर ग्लोबल जीपीएस जो नवस्टार लगा था, इसमें कौन से ऑर्बिट के सैटेलाइट लगाए थे, कैसे लगाए गए थे? इसको समझाने के लिए पहले मैंने आपको बताया कि देखो पोलर नहीं होगा, ठीक है? देखो पोलर नहीं होगा। फिर मैंने कहा देखो जियोस्टेशनरी भी पॉसिबल नहीं है। अभी बताओ कौन सा ऐसा ऑर्बिट है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया ही नहीं है? टेल मी। आप सब बता सकते हैं सर अभी तक आपने इंक्लाइंड और ट्रांजिशनल का कहीं नाम लिया ही नहीं। रिमेंबर, अभी तक मैंने इंक्लाइंड और ट्रांजिशनल का नाम कहीं लिया ही नहीं। आई डिड नॉट हैव यूज्ड एनी नेम ऑफ द इंक्लाइंड एंड ट्रांजिशनल। असल में क्या है, यूएस ने क्या किया? यूएस ने क्या किया नवस्टार के केस में? सुनना, यूएस ने नवस्टार के केस में क्या किया? कुल 18 सैटेलाइट्स को लगाया। टोटल 18 सैटेलाइट्स कॉन्स्टलेशंस को लगाया गया। टोटल 18 सैटेलाइट कॉन्स्टलेशंस को लगाया गया। अब कॉन्स्टलेशंस का मतलब आप समझते हैं एक साथ जोड़कर काम करना। टोटल हाउ मेनी कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट यूज्ड देयर? 18 कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स को लगाए गए। और 18 कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट की, और पता है कैसे लगाया गया? 6 रोज में लगाया। अभी आपको समझाता हूं मैं। 6 रोज में लगाया गया और हर रोज ईच रोज में उन्होंने तकरीबन 3 सैटेलाइट्स लगाए थे। जरा समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मान लो ये अर्थ है,
मेरे पास कोई गोल सा ऑब्जेक्ट नहीं है ना, मेरे पास कोई गोल सा ऑब्जेक्ट नहीं है। मान लो अर्थ है, इंक्लाइन ट्रांजिशन आप जानते हो, ये वाला है ना, ठीक है। अब ऐसे ही इमेजिन करो ना, पोलर एरिया ये होता है, इक्वेटोरियल ये होता है। इंक्लाइन ट्रांजिशन मतलब ये वाला इंक्लाइन ट्रांजिशन, ये वाला। मैंने कहा चलो 1 रो 2 रो 3 रो में मैंने इधर लगा दिया, 4 रो 5 रो और 6 रो मैंने ऐसे लगा दिया, और हर रो में मैंने 3 3 लगा दिया। अब बताओ टोटल कितने सैटेलाइट्स हो गए? टोटल कितने सैटेलाइट हो गए? 18 हो गए। 18 हो गए, ठीक है। लेकिन सारे के सारे इंक्लाइन पर है ना, इंक्लाइन पर है, सारे के सारे इंक्लाइन या ट्रांजिशनल पे है, सारे के सारे इंक्लाइन या ट्रांजिशनल पे है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, ऑल सैटेलाइट्स आर इंक्लाइंड या ट्रांजिशनल। ओके, और 18 सैटेलाइट लगाने का अमेरिका ने कहा कि देख भाई, मेरा जो नॉर्थ स्टार है अब वो ग्लोबल हो गया, अब वो पूरी दुनिया कवर कर रहा है, मेरा जो नॉर्थ स्टार है वो पूरी दुनिया कवर कर रहा है। यही कहानी है। पर हुआ क्या? बाद में चलकर यही अमेरिका, एक काम करता हूं, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, मोबाइल के थ्रू दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि भी चीजों को अरेंज करने में थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, आज ही मैं आया हूं, ठीक है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, इस वीडियो में आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी कि जीपीएस का कंसेप्ट में कैसे ऑर्बिट लग रहा है। अब एक काम करो, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का विकिपीडिया डालकर गूगल ओपन करो। जब आप ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का विकिपीडिया डालोगे, ठीक है, तो ये विकिपीडिया आएगा जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। इससे मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूं, मैं ऊपर जा रहा हूं, देखिएगा ऊपर जाइएगा, एक वीडियो होगा जिसमें आपको एक सैटेलाइट घूमता हुआ नजर आएगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद वो आ जाए इसमें कहीं, इसमें है क्या? इसमें नहीं दिख रहा, तो शायद दूसरे वाले में होगा, जस्ट मिनट। हाँ, जीपीएस मैंने खोल दिया, ठीक है, 1 मिनट मैं देखता हूँ, है ना। अब नहीं दिखेगा, जब ढूंढो तो नहीं मिलता आसानी से। जीपीएस विकिपीडिया खुल जाए यार, तुम लोग दिखा देते मेरा काम हो जाता। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, हाँ मिल गया। एक काम करना, ये वाला ही खोलना, जीपीएस वाला, ये वाला ही खोलना, ठीक है। पता नहीं दिख रहा है, ये वाला ही खोलना। इस वाले में जब ऊपर जाओगे ना, एक ऑप्शन होगा हिस्ट्री का, इसमें जाओगे ऊपर एक ऑप्शन होगा हिस्ट्री का, ठीक है। मैंने हिस्ट्री वाले को क्लिक किया तो मुझे एक पिक्चर मिला, हिस्ट्री वाले को क्लिक किया तो मुझे एक वीडियो मिला। ये देखो, ये जो वीडियो है ना, इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ। देखो इस बड़े वीडियो में हो क्या रहा, आप खुद देख सकते हो क्या हो रहा है। देखो सारे के सारे जो सैटेलाइट्स लगे हैं, आप देखो, आई थिंक एवरीबॉडी कैन सी हियर, सारे के सारे जो सैटेलाइट्स लगे हैं वो इंक्लाइन या ट्रांजिशनल पे लगे हैं, और सारे के सारे सैटेलाइट घूम रहे हैं। और जो नीले रंग का एक ऑब्जेक्ट है ना, जो इधर उधर जा रहा है, वो दिखा रहा है कि देखो 10 सैटेलाइट उसको देख रहा है, 9 सैटेलाइट उसको देख रहा है, 8 सैटेलाइट उसको देख रहा है। तो वो गाना सुनिए, तू जहां जहां चलेगा तेरा साया साथ होगा, तो एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट हो रहा है यहाँ पे, तू जहां जहां चलेगा तेरा साया साथ होगा, ठीक है। और तू कहीं ना कहीं पक्का किसी ना किसी सैटेलाइट के रेंज में आएगा, चाहे तू पहाड़ पे जा, चाहे तू पर्वत पे जा, चाहे तू ओशन में जा, चाहे तू हिमालय की छत पे जा, मतलब उसकी पीक पे जा, चाहे एरोप्लेन पे जा, चाहे ओशन में जा, कहीं भी कहीं ना कहीं आप इन सैटेलाइट्स के रेंज में आ जाओगे। और ये पीपल टेल मी कि आपको कोई ऐसा सैटेलाइट है जो पोलर पे दिख रहा है? नहीं। कोई ऐसा सैटेलाइट है जो इक्वेटर पे दिख रहा है? नहीं। पहले बताओ हर बच्चा को समझ में आया कि नहीं, ग्लोबल जीपीएस के लिए एक्चुअल में जो रियल ऑर्बिट होता है कौन सा होता है? टेल मी बच्चों, एक्चुअल में जो ग्लोबल जीपीएस के लिए होता है वो कौन सा होता है? टेल मी एवरीवन, टेल मी एवरीवन, एक्चुअल में कौन सा होता है? तो हमने तुम लोग को समझा दिया भाई, यहाँ पे कुछ फंसा वसा नहीं, आप देख लीजिएगा। ओके, मैंने आप लोग को ये बढ़िया से समझा दिया है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि ग्लोबल जीपीएस के लिए हमें क्या चाहिए? ग्लोबल जीपीएस के लिए हमें चाहिए क्या? ग्लोबल जीपीएस के लिए हमें चाहिए इंक्लाइन या ट्रांजिशनल ऑर्बिट। तो अब आप लोग बोलोगे सर, इसका दुनिया की जितनी भी कंट्रीज के पास ग्लोबल जीपीएस, उन्होंने अपने सैटेलाइट्स को इंक्लाइन पे रखे, हाँ मैक्सिमम इंक्लाइन पे रखे हैं। और ये भी बता दूं कि कई नंबर ऑफ सैटेलाइट्स लगाने पड़ेंगे। स्टारलिंक वाला पूरा अलग कंसेप्ट है, वो मैं बताऊंगा इन द केस ऑफ स्पेस इंटरनेट के कंसेप्ट पर। स्पेस के सैटेलाइट से इंटरनेट कैसे चलेगा, दैट सेशन आई विल बी इन द इंफॉर्मेशन कम, अभी उसको एकदम अलग रखो कि स्टारलिंक का क्या कहानी है। ओके, मेरे ख्याल से अगर ग्लोबल जीपीएस आता है तो यू पीपल नेवर बी कंफ्यूज। ग्लोबल जीपीएस में मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स या तो सारे के सारे इंक्लाइन या ट्रांजिशनल पे हो, नहीं तो मैक्सिमम अगर मान लो 32 सैटेलाइट लगाए तो पक्का देखना 26-27 तुम्हारे इंक्लाइन या ट्रांजिशनल में लगेंगे, 3-4 थोड़ा पोलर और इक्वेटोरियल हो सकता है किसी पर्पस के लिए। एग्जैक्टली प्रियंका, इंक्लाइन कवर द होल वर्ल्ड, यही मैं बता रहा था, और इसको ध्यान रखना बच्चों। लेकिन वो अलग बात है कि शुरुआत में 3 नंबर ऑफ सैटेलाइट से पूरी दुनिया कवर हुई थी, लेकिन बाद में वही अमेरिका अपने नॉर्थ स्टार में 30 से ज्यादा सैटेलाइट्स को लगाया है और एक साथ काम करा रहा है। तब तुम बोलोगे कि सर इसका मतलब नॉर्थ स्टार के केस में भले ही थोड़ा शुरुआत में कम था, लेकिन बाद में इन्होंने अपने नंबर ऑफ सैटेलाइट्स बढ़ाए, बिल्कुल बढ़ाए। इवन बाद में चल के जो रशिया ने अपना ग्लोबल जीपीएस लगाया जिसका नाम है ग्लोनास, आगे बात करेंगे, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट, बाद में तो बैडू कंपास भी आया, बाद में ये गैलीलियो भी आया और भी आए। जेआरएम में जो भी है, इसमें पोल भी कवर होगा भाई, इसमें पोल भी कवर होगा। वो जो मैं वीडियो दिखा रहा हूं, बंदा कहीं भी चल रहा था, पोलर एरियाज भी उसमें कहीं जाएगा तो भी दिख जाएगा।
मेरे सारे बच्चों को क्लियर हो गया ना? मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चों को क्लियर हो गया ना? चलो बहुत बढ़िया। समझ लो, कोई हिला भी नहीं सकता तुम लोगों को, ठीक है? इतना कॉन्फिडेंस कोई हिला भी नहीं सकता। यूपीएससी का एक एक क्वेश्चन, ठीक है? और इतना अगर नहीं पढ़ोगे ना, मैं तुम लोग खुद देख रहे हो कि तुम लोग किताब पढ़ने के बाद जब क्वेश्चन पेपर लगा रहे, तुम लोग को खुद दिख रहा है अगर यहाँ तक इस लेवल तक नहीं जाओगे ना तो क्वेश्चन छू नहीं पाओगे। बताओ, जियोस्टेटिक्स जियोसिंक्रोनस है, नहीं पढ़ाया होता तो छू भी नहीं पाते। और तुम लोगों को कोई बताता भी नहीं कि जियोस्टेटिक्स, अर्थ ऑर्बिट और जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट और जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में क्या रिलेशन है। तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। तारीफ तो तुम्हारी भी हो रही है, तुम्हें भी तो अब आ गया। अच्छा चलो, इंक्लाइंड या ट्रांजिशनल हो गया। आज कितने बच्चे हैं, जरा एक बार थंबनेल दे देना। अब पता चल रहा है हम लोगों को, पता नहीं क्या पता चला, सब पोखरन से पहले यही नहीं था उसके पास। हाँ ठीक है, कितने बच्चे हैं आज क्लास में? कुल कितने बच्चे हैं? 67 बच्चे, ओके। 74 बच्चे हैं, 83 बच्चे हैं आज, ओके। लग रहा है 6 बजे क्लास में बच्चे ज्यादा आते हैं क्या? शाम को बच्चे ज्यादा आते हैं, अच्छा। आप लोग खुश हो अगर 6 बजे से 8 बजे तक की ये क्लास कंटिन्यू करती जाए तो? अरे वाह। कितने बच्चे एग्रीड हैं कि 6 से 8 में क्लास अच्छी है? सर जो है वो ए करेंगे, ये दबाएंगे, जो नहीं है वो बी दबाएंगे। कुछ ना कुछ तो हमेशा ही रहता है। तो मैंने तुम लोगों को अब, है ना, 6 से 8 वाले ए दबाएंगे, नहीं तो बाकी लोग बी दबाएंगे। ले, इसमें भी बी लोग ज्यादा है। अब क्या करें, है ना। 9 से 11 तो बायोलॉजी का टाइम था। बायोलॉजी मेरे ख्याल से खत्म ही हो जाएगा, बायोलॉजी क्लास नहीं लगेगी, तो हो सकता है उस टाइम देखते हैं, उस समय हम साइंस टेक ले लेते हैं। ठीक है, चलेगा, देखेंगे। ओके आइए, अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हम चलते हैं, बायोलॉजी की क्लास कितने बजे लगेगी? अब बायोलॉजी शायद कल एक दिन और लगेगी, बस उसका देखते हैं। एक टाइम हिस्ट्री का, एक टाइम इकोनॉमी का, एक टाइम ज्योग्राफी, एक टाइम पॉलिटी का है। तो साइंस टेक का तो कोई टाइम ही नहीं, तो मैं आके फालतू पढ़ा ही रहा हूँ। देखो पार्टी है, ये हिस्ट्री है, मतलब वही है कि कोई बच्चा नहीं कहता कि साइंस टेक का टाइमिंग है ना। इससे अच्छा तो हम पढ़ाई में ना तो ज्यादा तुम्हें जिंदगी और हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ो। यही तो है कि जिंदगी में तुम लोग हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी पढ़ते हो, साइंस टेक नहीं पढ़ोगे तुम, है ना। चलिए चलिए, अच्छा चलो, हिस्ट्री का टाइमिंग है, पॉलिटी कौन नहीं कहेंगे सर साइंस टेक का टाइम है, यही प्रॉब्लम है। अच्छा ये हो गया। अब हम तुमको एक चीज और लिए चलते हैं, ठीक है? अब ग्लोबल जीपीएस के साथ कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ गया। यहाँ पे हम तुमको एक चीज बता दें, जरा समझना। हम तुमको लिए चलते हैं, है ना, यहाँ पर क्या नाम है, इंटरनेशनल लॉन्चिंग स्टेशन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लॉन्चिंग स्टेशन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर पेपर। इंटरनेशनल लॉन्चिंग स्टेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही बात है, साइंस टेक में कुछ पढ़ने की जरूरत क्या है, करंट अफेयर्स पढ़ लो बस, फालतू में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। इंटरनेशनल लॉन्चिंग स्टेशन कहने का मतलब है दुनिया के सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स कहां से भेजे जाते हैं? दुनिया के सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स कहां से भेजे जाते हैं? दिस इज माय क्वेश्चन। फ्रॉम वेयर वी आर लॉन्चिंग द नंबर ऑफ सैटेलाइट। दुनिया के सबसे ज्यादा सैटेलाइट कहां से भेजे जाते हैं? मैं भारत का नहीं, मैं दुनिया की बात कर रहा हूं। दुनिया सबसे, इवन भारत भी काफी बार वहां से अपने सैटेलाइट्स को भिजवाया है। मतलब दुनिया का इंटरनेशनल लॉन्चिंग स्टेशन क्या है? तो यहाँ पे एक नाम मैं लिख रहा हूँ, ये पेपर रिमेंबर, काबरू है, KOUROU, काबरू है। काबरू जो है वो, अब है एकदम सही बोला है, वो फ्रेंच गुयाना में है। काबरू एक जगह है जो कि फ्रेंच गुयाना में आता है, और फ्रेंच गुयाना जो है वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। फ्रेंच गुयाना जो है वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। आप में से कोई बच्चा मुझे इसकी फोटोग्राफ भेज सकता है लोकेशन की, मैं उसी को दिखा दूं, क्योंकि आज मेरे पास ग्लोब नहीं है। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि दुनिया में फ्रेंच गुयाना कहाँ है मैपिंग में? उसका एक फोटो यहाँ दे सकता है जल्दी से, तो मैं वो दिखा दूं, क्योंकि जो लोकेशन है ना वही उसका आंसर है क्यों। सो द क्वेश्चन इज व्हाई फ्रेंच गुयाना इज अ, याद रखना जब भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, यूपीएससी आज द क्वेश्चन फ्रेंच गुयाना, लेकिन फ्रेंच गुयाना के अंदर एक्चुअल में जो लोकेशन है वो कौन सा है? तो फ्रेंच गुयाना के अंदर एक्चुअल में जो लोकेशन है वो है काबरू। ओके वो है काबरू। ओके ये ध्यान रखना, ठीक है, वो है काबरू। हाँ तो किसी ने मुझे भेजा नहीं है, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसके आंसर्स बताता हूँ, समझो। बिना लोकेशन के पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो लोकेशन को हमको नहीं आता कि कैसे हम रखें और कैसे हम कुछ करें, ठीक है। तो हम यहाँ पे बताते हैं कि लोकेशन में क्या है। कोई नहीं भेजा, हम वेट कर रहे हैं अभी तक, सब बेकार है, सब जाहिल है, सब काम चोर है, विनय की अपनी मदद कर दे कि सर और बढ़िया समझा रहे। अच्छा क्वेश्चन टैब ओपन कीजिए, कहाँ है बच्चा क्वेश्चन टैब? क्वेश्चन टैब नहीं है हमारे पास, हमको नहीं आता है भाई। क्वेश्चन टैब क्या होता है?
अरे तुम लोग जहां क्वेश्चन पूछते हो डाउट वाला, उसी फोटो डाल दो ना, डाउट सेक्शन वाला। तो डाउट सेक्शन हमको नहीं दिख रहा ना, डाउट सेक्शन में कुछ नहीं आया है। हाँ मिल गया, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने मुझे भेज दिया, बहुत बढ़िया है ना। देखो बच्चों, ये ना फ्रेंच गायना का लोकेशन है जो हमको बढ़िया कहीं मिला नहीं है। कोई हमको बढ़िया से पूरा लोकेशन के साथ नहीं दे रहा है, थोड़ा छोटा पार्ट दे रहा है, तो उसमें तुमको दिखा नहीं पाएंगे, बहुत छोटा छोटा पार्ट आया है मेरे पास। ओके, थोड़ा बड़ा सा पिक्चर देते तो हो जाता है, लेकिन चलो ठीक है, जो भी चीज हम समझा देते हैं, ठीक है। पूरा बड़ा फोटो खींचते तो थोड़ा आसानी से लग जाता है, अब ना लगे ना लगे हमको भी हम समझाते हैं, ठीक है। सुनो, हम ये कह रहे हैं, ये फोटो देखो बस, देखो ये साउथ अमेरिका है, ठीक है। ये देखना, ये साउथ अमेरिका, इसी फोटो का हम लोग ले रहे हैं, ये देखो। असल में क्या होता है, ये जो लोकेशन है ना, जरा समझना मित्र, ये जो लोकेशन है इसी में कहानी है। देखो होता क्या, हम तुमको बताते हैं। ये जो एरिया है ना, ये जो फ्रेंच गायना जो दिख रहा है ऊपर वाला, ये फ्रेंच गायना है, ठीक है। जब तुम मैप देखोगे तो इक्वेटर यहीं आसपास से गुजरता है। तो पहला रीजन होता है इट इज नियर टू इक्वेटर, है ना। और दूसरा रीजन होता है ये इधर कोस्ट की तरफ है, जो कि ईस्टर्न कोस्ट है। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि यहाँ आइए। अब हम लोग इस पे अगर हम पोजीशन की बात करें काबरू के बारे में, तो क्या कहेंगे, पहला इट इज नियर टू इक्वेटर, समझिएगा, इट इज नियर टू इक्वेटर, इट इज नियर टू इक्वेटर। पहला इक्वेटर के पास है, पहले लोकेशन ही उसको जानना पड़ेगा, क्योंकि लोकेशन के बेस पे इसके आंसर्स हैं। इट इज नियर टू इक्वेटर। और सेकंड करना पड़ेगा टुवर्ड्स ईस्टर्न कोस्ट, इट इज लोकेटेड टुवर्ड्स ईस्टर्न कोस्ट, टुवर्ड्स ईस्टर्न कोस्ट, टुवर्ड्स ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। ये ईस्टर्न कोस्ट की तरफ है। इक्वेटर की तरफ होने से क्या फायदा पता है, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मिनिमम। व्हाट इज द बेनिफिट हियर, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मिनिमम, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मिनिमम। इक्वेटर के पास होने से सबसे बड़ा फायदा क्या है, इन दिस लोकेशन इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज मिनिमम। नीचे की तरफ लगने वाला जो फोर्स होता है इस एरिया में सबसे कम होता है। तो अगर ग्रेविटी, आपको पता, अगर हम पूरा अर्थ का पिक्चर देते हैं आपको, अगर हम आपको अर्थ का पिक्चर देते हैं और अर्थ के पिक्चर में ये बात पूछेंगे, बताओ कि अर्थ में आपको इक्वेटर पूछूं और पोलर एरिया से पूछूं, और कहूं ये बताओ कि किस एरिया में इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मिनिमम है, किस एरिया में मैक्सिमम है। तो आपको पता होना चाहिए जो ध्रुवीय क्षेत्र होता है, पोलर वाला एरिया, वहां ग्रेविटी मैक्सिमम होती है, और इक्वेटोरियल एरिया जो होता है वहां पर ग्रेविटी जो होती है मिनिमम होती है। आप लोगों ने सुना होगा कभी कभी जो मेटर और मेट्रॉइड्स हमारे अर्थ की तरफ आते हैं, तो वो क्यों डाइवर्ट हो जाते हैं टुवर्ड द पोलर एरियाज, ऊपर और नीचे की तरफ, क्योंकि पोलर एरियाज में ग्रेविटी मैक्सिमम होती है, तो वो उस मेटर मेट्रॉइड्स को ज्यादातर पोल की तरफ खींच लेती है। इसीलिए 60 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ के बीच में जो जिंदगियां होती हैं, जो जिंदगियां हम लोग रहते हैं, वो एरिया में काफी हद तक हम लोग बच जाते हैं। तो ये भी चीज आपको लॉजिकली समझ में आया कि क्यों ज्यादातर उल्काएं या मेटर मेट्रॉइड्स जो होते हैं वो ध्रुवीय क्षेत्रों पे गिरते हैं, क्योंकि पोलर एरियाज में इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मैक्सिमम होती है, वो उन सारे के सारे मेटर मेट्रॉइड्स को अपनी तरफ डाइवर्ट कर लेती है, ठीक है। तो पहला बेनिफिट ये हुआ दोस्त, पहला बेनिफिट ये हुआ कि इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज मिनिमम। ओके, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मिनिमम, द वन इज द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मिनिमम। और दूसरा पॉइंट पता है क्या, ये बताओ, पहला वाला चीज समझ में आएगा, अगर ग्रेविटी मिनिमम होगी तो इजी टू अपलिफ्ट हो जाएगा। इफ ग्रेविटी इज मिनिमम सो इजी टू अपलिफ्ट, ऊपर उठना आसान है। अगर ग्रेविटी मिनिमम है तो नीचे की तरफ लगने वाला बल कम है, तो ऊपर की तरफ उठना आसान हो जाएगा। आई होप यू पीपल अंडरस्टूड। ओके, आई होप यू पीपल अंडरस्टूड। ओके everyone, I hope you people understood. Okay. अब दूसरी बात करते हैं, ओके, यहाँ पर, ठीक है। टुवर्ड्स ईस्टर्न कोस्ट का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टुवर्ड्स ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट का क्या मतलब है, देखो ईस्टर्न कोस्ट का मतलब होता है, जरा समझना, अर्थ जो है आपके काफी लोग, मान लो ये अर्थ है मेरे हाथ में, अर्थ जो होता है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। व्हाट इज द रोटेशन ऑफ अर्थ, वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ हमेशा वेस्ट टू ईस्ट की तरफ घूमता है, और इधर ईस्टर्न साइड में इधर क्या है, उसका ईस्टर्न कोस्ट है। काबरू अगर ये है तो उसका इधर ईस्टर्न कोस्ट है। तो फायदा क्या है, अर्थ भी वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, अगेन रिपीट, अर्थ भी वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, ठीक है ना। और सैटेलाइट भी हम ईस्टर्न डायरेक्शन में ही भेजते, तो होता क्या है, अर्थ का रोटेशन जो होता है सैटेलाइट को उठने में मदद करता है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर टुवर्ड्स ईस्टर्न कोस्ट में, यहाँ पे तुम लोग लिखोगे सैटेलाइट ऑलवेज लॉन्च इन द रिस्पेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। मैं लिखता हूं इस चीज को, लिखना, सैटेलाइट ऑलवेज लॉन्च in the respect of rotation of earth, in the respect of rotation of earth।
सैटेलाइट ऑलवेज लॉन्च इन द रिस्पेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। सैटेलाइट हमेशा अर्थ के रोटेशन की दिशा में ही घूमता है, वो डायरेक्शन है मित्र वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। सैटेलाइट ऑलवेज लॉन्च इन द रिस्पेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में घूमता है। और सैटेलाइट वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में घूमता है और अर्थ भी हमारा वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में घूमता है। तो इससे फायदा क्या हो जाता है, यहां भी लिखूंगा इजी टू अपलिफ्ट, आसानी से ऊपर चढ़ जाता है, इसकी वजह से इजी टू अपलिफ्ट। इजी टू अपलिफ्ट क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या मतलब है, यहाँ पे कुछ भी बस बोलना है तुम लोगों को, फालतू बात है ना, कुछ भी। यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या लेना देना है, जबरदस्ती, ओके जबरदस्ती कुछ भी। हम इसको आसानी से बताने कोई, फिर सेंटीमीटर सेंट्रीफ्यूगल में फिर कंफ्यूजन आने लगेंगे। हम कह रहे हैं मत कंफ्यूजन आइए भाई, कंफ्यूजियाना कोई वर्ड नहीं है, लेकिन हो गया हिंदी में, इंग्लिश को तोड़कर बना दिया, कंफ्यूजिया गए हैं, तो मत कंफ्यूजिए भाई। देसी टीचर से पढ़ रहे हैं तो देसी भाषा में ही सुनिएगा। बच्चा मत यूज करो, कंफ्यूज हो जाएगा अंकुश, जो पूछा था है ना, अंकुश बेटा मत यूज करो, फंस जाओगे तुम, एकदम भूल जाओगे उस क्या सेंटिफिकल, ठीक है बच्चा। एवरीबॉडी हो गए। अब जरा इसको मैं कंक्लूड करके फिर आंसर बताता हूँ, ठीक है। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सॉरी क्यों, बस ये है उधर दिमाग मतलब, हम ये चाहे दिमाग ही मतलब उधर, हम जितना के उतना ही सोचो अभी, ठीक है। हम कहेंगे तुमको सोचने के लिए। अब सुनो एक चीज सुनो, हम तुमको एक चीज बता रहे हैं। एक तो तुम अब देखो काबरू के साथ फायदा क्या हो गया, पहला इक्वेटर के पास है, पहला इक्वेटर के पास है, ग्रेविटी कम हो गया। दूसरा ईस्टर्न कोस्ट की तरफ है और सैटेलाइट भी ईस्टर्न की तरफ जाती है। आपको आप कहोगे नहीं नहीं सर सैटेलाइट तो ऊपर उठती जाती है। अरे प्रभु तुमको लगता है ऊपर जा रही है ना, थोड़ी हाइट तक उठने के बाद फट से कर्व हो जाती है, वेस्ट टू ईस्ट में निकलने लगती है। थोड़ी हाइट के बाद वो कर्व होकर वेस्ट टू ईस्ट जाने लगती है, ये होता है इस केस में। ओके थोड़ी हाइट के बाद ऊपर चल, यहीं पर तुम अगर कर्व कर दोगे तो बिल्डिंग बहरा जाएगा, सब गिराएगा कैसे, उठेगा कैसे। इसीलिए आप कभी देखना तो थोड़ा सैटेलाइट ऊपर फिर कर्व होकर वेस्ट टू ईस्ट निकलती है। और अर्थ का रोटेशन जो सैटेलाइट उठने में मदद करता है, सैटेलाइट आसानी से जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में पहुंच जाती है, या अगर उसको अर्थ के ऑर्बिट के बाहर निकलना है तो वो एस्केप वेलोसिटी से बाहर निकल जाती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। आप जो जानते होंगे अगर किसी सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट से बाहर भेजना है, लेकिन हम लोग अगर 36,000 पर भेजना है तो एवरीबॉडी उन्होंने नहीं सर 3.1 किलोमीटर तक लाकर उसको सेट कर देंगे धीरे धीरे, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया व्हाई वी पीपल लॉन्च, दिस इज द इंटरनेशनल लॉन्चिंग स्टेशन। तुम लोग अगर पता है, तुम लोग को भारत के अंदर से हम लोग सैटेलाइट कहां से भेजते हैं, जरा बताओ तो जल्दी। भारत के अंदर से हम लोग सैटेलाइट कहां से भेजते हैं मित्र, बताओ जल्दी। इंडिया के अंदर से हम लोग सैटेलाइट कहां भेजते हैं, ये देखो तिरुवनंतपुरम बोल रहे हैं, है ना, क्या बोल रहे हैं सर, हरिकोटा होना चाहिए। देखो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा से भेजते हैं, आंध्र प्रदेश से। भारत के अंदर से सैटेलाइट हम लोग SDSC से भेजते हैं, सतीश धवन, यहीं से हमारा चंद्रयान गया, यहीं से हमारा मंगलयान गया, यहीं से हमारा आदित्य मिशन जाएगा, यहीं से हमारा चंद्रयान 2 भी गया। तो भारत के अंदर से अगर हम कहीं सैटेलाइट भेजते हैं दोस्त, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर से भेजते हैं, हम सतीश धवन स्पेस सेंटर से भेजते हैं, चीज ध्यान रखिएगा। ओके एवरीवन, हम लोग सतीश धवन स्पेस स्टेशन से भेजते हैं। ओके एवरीवन, वो भी क्यों, क्योंकि हमारा सतीश धवन भी कहाँ है, आप कोई देखो खट से बताओगे, देखो हमारा सतीश धवन स्पेस स्टेशन भी कहाँ पता है, ईस्टर्न कोस्ट की तरफ है, श्रीहरिकोटा, ठीक है। अब तुम लोगों को समझ में आ गया कि अर्थ भी इधर की तरफ घूम रहा है, सैटेलाइट भी इसी डायरेक्शन से जाता है, तो अर्थ का रोटेशन सैटेलाइट को उठने में मदद करता है, ऐसे समझ लो। इससे और बढ़िया एग्जांपल हम तुम लोग को दे सकते हैं, एकदम देसी एग्जांपल। जब हम लोग जब मैं गांव में था, है ना, 12 तक जब पढ़ रहा था, तो उस समय हमारा क्या था, तुमको बताएं कि हम गांव में ना बैडमिंटन खेलने लगे थे थोड़ा। हम लोग पीपल के पेड़ के नीचे खेलते थे, ठीक है। जैसे हम पीपल के पेड़ के नीचे, भाई गाँव में इंडोर कहाँ होता है, गाँव में घर में मिल जाए बहुत बड़ी बात है, इंडोर है ना। तो हमको सब दोस्त कहते थे, रवि तुम कौन सा साइड लोगे, तो हम क्या थे, देखो सब जोश से खेलते थे, हम होश से खेलते थे। जब तुम लोग नहीं जोश में आंसर देते, हम कहते रुक जाओ, आराम से ढंग से क्वेश्चन समझ के करेंगे, तो हम होश में खेलते थे। तो हम क्या किया, हम इधर वाला साइड ले लेको, जानते हो क्यों, क्योंकि हवा मेरी तरफ से जा रहा था उधर की तरफ, तो मेरे हर स्मैश में हवा मुझे हेल्प कर रहा था, और मेरा एक एक शॉट जो था बुलेट शॉट हो रहा था। और जो मेरे दोस्त मुझे रिटर्न कर रहे थे ना, वो इतना जोर से हमारे इवेंट करे हमारी तरफ, और जब इवेंट करे तो आप लोग समझिएगा कि फिर हम गए, वो गई देखिए, है ना, कहने का मतलब ये, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूँ दोस्त, हवा भी इधर चल रहा है, मेरा स्मैश भी इधर पड़ रहा है, तो इजी टू मूव देयर। आई होप एवरीबॉडी क्लियर है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ हो रही है, इजी टू अपलिफ्ट, ये भी चीज है। और कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि अगर मान लो एनी कैजुअलिटी होती है, इफ एनी कैजुअलिटीज आर गोइंग टू बी हैपन, अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो पक्का वो लेफ्ट साइड वाला जो होगा वो समुंदर होगा, वेस्टर्न रीच जा रहा है। तो अगर कोई गिरता भी है सैटेलाइट, कोई प्रॉब्लम होती है, इट विल ड्रॉप इन द ओशन, सो देयर इज नो कैजुअलिटी विद द पीपल लाइफ एंड प्रॉपर्टी। किसी बंदे की जान और बिल्डिंग जाने की या मॉन्यूमेंट गिरने की दिक्कत नहीं है। फिलहाल ये मुझको बहुत ज्यादा लॉजिकल तो नहीं लगता है, लेकिन सोचा जाए तो फिलहाल तो लाजमी है, सोचा जाए तो लाजमी है, हो तो सकता ही है। तो ये इतने सारे पॉइंट्स हैं जो फ्रेंच गुयाना के आइडियल इंटरनेशनल लॉन्चिंग स्टेशन बनाते हैं। अब तुमको कभी भी बवाल नहीं होगा यूपीएससी में। अरे यूपीएससी छोड़ो, स्टेट पीछे जाए क्या पूछता है, कौन सा लॉन्चिंग इस जगह है जहाँ पे फ्रेंच गुयाना पूछ देता, उत्तर प्रदेश का था फ्रेंच गुयाना पूछता, एमपीपीएससी राजस्थान के थे नंबर पूछ देता, और यूपीएससी रीजन पूछता है क्यों। यही डिफरेंस है उत्तर प्रदेश एमपीपीएससी आरएस के साथ यूपीएससी का। समझ नहीं समझ रहे, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा तुम एक बात हमको बताओ, यहाँ पे हमको सबको आंसर चाहिए ए या बी, ठीक है, क्योंकि हम एक चीज पूछना चाह रहे हैं तुम लोग से, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम पूछें, तो ये बात को बेहतरीन बनाने के मूड में इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। हाँ
क्योंकि हम तो चाहते हैं ना कि जितना बढ़िया हो जाए, क्योंकि बायोलॉजी तो हम लोग का फ्लॉप हो गया, हम साइंस तक सही चल रहा है, इसको चलने देते हैं, ठीक है। सुनिएगा, हम ये पूछ रहे हैं क्या आप लोग हमारा पीपीटी देख के पढ़िएगा, या जैसे हम एकदम एकदम आते हैं बोर्ड पे लिखते हैं, क्योंकि हमको सब याद है ना, हमको पीपीटी देख के लिखने की जरूरत नहीं पड़ता, इसलिए पूछ रहे हैं क्या हम पीपीटी बना के लावे। देखो पीपीटी हम आज से 15 साल पहले कभी बनाते, हमको याद नहीं होता था, तब नए नए अध्यापक थे। अब क्या हमको पीपीटी नहीं बनाना पड़ता है, हमारे यहाँ है, हम अपने मन से सोच सोच के हो जाता है ना, हो जाता है। तो आप ए ऑप्शन पीपीटी के साथ चाहते हैं हम लिख लिख के यहाँ ला रहे हैं, या एकदम फेयर जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं, एकदम सब कुछ सोचते रहते हैं, जनरेट होता रहता है, एकदम एकदम ओरिजिनल टाइप का, ओरिजिनल टाइप वाला प्रेजेंस ऑफ माइंड, हम रट वाला पीपीटी करावें, कॉपी कर करके पढ़ावें, अपना दिमाग से ओरिजिनल वाला पढ़ावें। तो ए ऑप्शन पीपीटी और बी ऑप्शन सर एकदम नेचुरल पढ़ाइए जैसे आप पढ़ाते हैं सर, है ना। आप लोगों का पोल शुरू होता है, देखते हैं क्या बच्चे कहते हैं। क्योंकि पीपीटी वाला पढ़ाना बहुत आसान है, ठीक है, पढ़ लेंगे में तो बोलना है उसका, तो हमको हम 100 के विपरीत पढ़ा लेंगे। तो ओ माय गॉड 94% लोग कह रहे हैं सर पीपीटी नहीं पढ़ेंगे। यार सुनो, तुम अगर पीपीटी हमसे पढ़वा लेते ना तो हमको बहुत आसान हो जाता। तुम लोग नहीं, तुम एकदम सोच रहे हो सर एकदम सोच के पढ़ाई, एकदम समझा के। अच्छा चलिए भाई, 94% लोग आए हैं कि सर बी वाला दीजिए, 6% लोग दिए हैं सर ए वाला दीजिए। 6% मतलब 0 होता है वो, तो फिर ठीक है। चलिए, मतलब आप लोग पीपीटी पसंद नहीं करते हैं, 6% कहाँ से आए, फालतू बात नहीं, ठीक है। अच्छा, मतलब आप लोग पीपीटी नहीं सुनना चाहते। अच्छा, हम एक दिन हम देख रहे थे बहुत साइंस में क्या होता है, कुत्ता बिल्ली का नाम लिख दिया जाता है, वही बोल दिया जाता है, तुम लोग ताली बजाते हो कि नहीं, मजा ये हो गया, वाह वाह खेल का खिलौना हो गया। हम सोचे हमारे अगर ऐसा हो जाए तो हमारा बहुत बढ़िया हो गया, जल्दी कोर्स भी खत्म हो जाए, इतना डिस्कशन करना ही ना पड़े, 3 लाइन का साइंस टेक खत्म। चलिए, पैसा दिए आसानी से कैसे छोड़ेंगे, बाप रे बाप। अच्छा चलो ठीक है, पैसा दिया आसानी से नहीं छोड़ेंगे तो हम ही को क्यों, सबको ना छोड़ा करो, हम ही को क्यों पकड़े तुम लोग, इधर आओ। चलो कोई बात नहीं, अपने हैं सब, कहने दो। तो मतलब हमारा ये वाला पीपीटी वाला प्लान फेल हो गया। अच्छा, मतलब तुम लोग नहीं चाहते हो कि हम नकल करके पढ़ाएं, सर को ही खरीद लो। अच्छा, नकल करके नहीं, अच्छा आपके लेक्चर में ही वाव निकलता है हमारा, अच्छा नकल करके ना पढ़ावे। अच्छा यार, हमारा किताब तो उधर रखा है। अच्छा चलो ठीक है, अच्छा किताब भी ना खोले हम अपना, अरे बाप रे बाप। अच्छा चलो, लेकिन हम खोलेंगे कभी, ठीक है, कुछ फैक्ट देखने के लिए, पर पीपीटी नहीं। नहीं खोलो, किताब खोलो, नहीं किताब नहीं, किताब नहीं। किताब जब खोलेंगे जब एकदम फैक्ट इंडिया के कुछ वो लिखाना पड़ेगा, जैसे एआई स्टार्टअप कौन से, आर्टिफिटी डेटा लैब है, आरआईआई है, आर्टिफिशियल है ना, डेटा लैब है, तो वो उस समय थोड़ा सा देख लेंगे ना। चलिए बहुत बढ़िया, तो मतलब आप लोग हमसे हमारा वाला ठीक लग रहा है, ठीक है चलेगा। अब हम लोग आते हैं, सुनो मित्र, है ना, ये भी हो गया। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं सबसे पहले, और सबसे पहले हम लोग आते हैं सैटेलाइट्स के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे सैटेलाइट्स के बारे में, चलो हेडिंग डालो सैटेलाइट्स के बारे में। बुक अलाउड सब मैं करूंगा, और सबको कहूंगा खोलने को, जब तो सब लोग खोलेंगे, ठीक है। जब मैं कहूंगा तो एवरीबॉडी विल ओपन द बुक, याद रखिएगा। तो हमारा टाइम बच जाएगा, आपका भी टाइम बच जाएगा। देखो ये बताओ कि हम लोग सैटेलाइट्स कितनी तरह के, भारत ने कितनी तरह के सैटेलाइट भेजे, पहले तो ये बताओ। सबको पता है 5 टाइप्स के, बहुत सही। तो 5 टाइप्स के, बहुत बढ़िया। सैटेलाइट 5 टाइप्स के होते हैं जो भारत में, बहुत बढ़िया। 5 टाइप्स ऑफ सैटेलाइट होता है जो भारत में, बहुत बढ़िया, ठीक है। भारत 5 तरह के सैटेलाइट का, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब सुनो कौन सा सैटेलाइट है 5 है, बोलना तो पड़ेगा भाई, क्योंकि शुरुआत करनी। बोलो पहला कौन सा है। अच्छा एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट, ठीक है, मतलब तुम बोल नहीं रहे तो हम तुम्हारी तरफ से खुद ही बोल दे एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट। दूसरा है यूनिवर्सिटी सैटेलाइट, तीसरा है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, चौथा है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, और पांचवा है इनसेट आरजी सैट। तो ये हो गया मित्र कुल 5 तरह के, ठीक है। सो पहला हो गया एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट, दूसरा हो गया यूनिवर्सिटी सैटेलाइट, तीसरा हो गया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, इसको मान लो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मान लो RSS। चौथा हो गया अर्थ ऑब्जर्वेशन, इसको EOS कर लो शॉर्ट में। पांचवा हो गया इनसेट आरजी सैट। वेरी गुड। सुनो, यूनिवर्सिटी सैटेलाइट पिछले 2 साल से इसरो ने नाम लिखना बंद कर दिया। तो सर आप बार 5 बोल रहे हैं, नहीं अब हम बोल रहे हैं ना, तब इसरो 4 लिख रहा है। तो सर आप ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी सैटेलाइट इन्होंने इसरो ने लिखा, हाँ यूनिवर्सिटी सैटेलाइट को इसरो अब एक्सपेरिमेंटल के साथ ही लिख देता है, तब इन दोनों को मिलाकर एक हो गया है। इन दोनों को मिलाकर एक हो गया। अरे एजू साइट वगैरह तुम्हारा इनसाइट में आता है, ग्राम सेट वगैरह तुम्हारा इनसाइट जी सेट में आता है, ठीक है रेहान। सब जमाना चला गया एजू सेट ग्राम सेट, काहे पढ़ रहे हो आजकल, पूछो हम बता दिए तुमको। तो आज टोटल कितने टाइप्स के हो गए सैटेलाइट इंडिया भेजता है, आज कितने तरह के इंडिया भेजता है, 4। अब ठीक है,
लेकिन अगर हम 5 बोले तो बुरा न मानना, क्यों अब 5 और 4 वाली कहानी हो गई है, इसरो ने यूनिवर्सिटी वाले को एक्सपेरिमेंट में डाल दिया है। अभी तो ऐसा होता है ना कि हम हर साल थोड़ा गवर्नमेंट का साइट वाइट अपडेट करते रहते हैं बुक पर बनाने के लिए, तो हम 2 साल से अब 4 ही देख रहे हैं, फिर 2 साल से हम 4 ही देख रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब सुनो, रिमोट सेंसिंग अर्थ ऑर्बिशन, यहाँ तक हम लोग पहुंच गए हैं, ठीक है। चल बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ सैटेलाइट वी आर ट्रिक फॉर, प्रियंका बच्चा ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अब तुम कह रही हो कितने तरह का सैटेलाइट भारत भेजता, तो चलो 4 बोल देना अकॉर्डिंग टू नया डेटा, ऐसा क्वेश्चन बच्चा कहीं नहीं आता, ठीक है। अब हमको आगे बढ़ने दो। अच्छा बताओ कि भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा था, तो अब आप एक्सपेरिमेंटल आता है, ठीक है, ठीक है बच्चा, ओके। तो ये बताओ कि एक्सपेरिमेंटल कौन सा, जल्दी बताओ कौन सा है। बहुत बढ़िया, आर्यभट्ट। अब यहाँ पे तुम लोग को याद करना पड़े, पहले हम बेसिक बेगारी करते थे, अब हम यहाँ पे बोलेंगे पहला जो है वो आर्यभट्ट है। कब भेजा गया, अरे वाह, यहाँ पे इंटरनेट नहीं है मेरे पास, ठीक है। अब तुम लोग बोलो ये कैसे चल रहा है, तो ये चल रहा है मित्र हमारे मोबाइल डेटा से। यहाँ पे मोबाइल डेटा बहुत अच्छा है, किस्मत है ना, ठीक है। और इसीलिए एक ध्यान रखना, कभी कोई कॉल वाला दिन खट से काट देते हैं, नहीं तो नेटवर्क चला जाएगा 1 मिनट के लिए, ठीक है। चलेगा, बेंगलोर में जाना है, नेटवर्क बहुत बढ़िया है। चलिए, हमको डेट ना बताना तुम लोग, अधूरा काम करना, हम दोबारा पूछेंगे, तुम लोग बार बार कहें डेट भी बताया करो। देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947, तो स्पेस कब आजाद हुआ था, 19 अप्रैल 1975, सो 19 अप्रैल 1975, ठीक है। 19 अप्रैल 1975 आर्यभट्ट लॉन्च किया। किससे किया गया वो भी हम तुम लोग को 50 बार बताए हैं। लॉन्च व्हीकल का नाम था इंटरकॉस्मोस। किस कंट्री का था, सबको पता है, रशिया का। ये एक फैक्ट है जो भारत का इतिहास है, प्लीज याद रखिएगा। ये फैक्ट है जो भारत का इतिहास है, प्लीज याद रखिए। अब सीधा आ जाइए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट पर, जो हम लोग को जानना है। चलिए फटाफट आइए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। सो कमिंग टू द नेक्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। अब यहां पे देखिए, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट देखो, अब सर समझना, जब आप किसी भी सैटेलाइट को भेजते हैं, ये तो पक्का ऑर्बिट में भेजते हैं, बहुत बढ़िया। अब भाई सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में जब लगता है उस हिसाब से काम करता है, बहुत बढ़िया, लेकिन कैसे काम करता है, पक्का भी पीपल आर यूजिंग सम ऑफ द पेलोड्स इनसाइड द सैटेलाइट। तो हियर आई वांट टू यूज द टर्म दैट इज कॉल्ड पेलोड। तो व्हाट आई एम टेलिंग यू, पेलोड। तो हम तुम लोगों को पहले कुछ पेलोड्स के बारे में बताते हैं। पेलोड क्या होते हैं, लेमैन टर्म में बोलूंगा, पेलोड वो इंस्ट्रूमेंट डिवाइसेस हैं, या सेंसर कैमरा एंटीना बोलो, देसी भाषा लोकल बोलचाल की भाषा में ये सेंसर कैमरा एंटीना होते हैं, जिसकी वजह से वो वहां पर अपना काम करते हैं। तो सैटेलाइट जो काम करते हैं उस जगह पे, वो किसकी मदद से करते हैं, सैटेलाइट जो काम करते हैं वो अपने पेलोड की मदद से करते हैं। So those satellites are working, they are working through the help of their own payloads. ठीक है। अब वही बात कर रहा हूं कि भाई जब रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट पोलर या पोलर सिंक्रोनस ऑर्बिट में जाएगा, याद रखिएगा टेक्निकल वर्ड्स यूज करने हैं, हम टेक्नोलॉजी पढ़े, मैंने आपको बार बार बोला था हर सब्जेक्ट के अपने कीवर्ड्स होते हैं। एवरी सब्जेक्ट हैव देयर ओन कीवर्ड्स, तो हाउ यू कैन फॉरगेट इट। तो आपको यहाँ सैटेलाइट्स में पेलोड्स याद रखने होंगे। लॉन्च व्हीकल्स में यू मस्ट हैव टू नो अबाउट द पेलोड, तो आपको पेलोड्स याद करने पड़ेंगे। ओके, यहाँ पे पेलोड्स याद करने पड़े। अब देखो होता क्या है, पहले तो अब रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट पढ़नी है तो सबको बता दें, आप इसको पोलर सैटेलाइट भी कह सकते हैं। किसी को कोई डाउट है, व्हाई रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इज पोलर सैटेलाइट, एकदम गला घोटे, किसी को प्रॉब्लम है, आप बता सकते हैं कि व्हाई आई एम यूजिंग द टर्म रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इज अ पोलर सैटेलाइट। वाह मेरे बच्चों, वाह मेरे लाल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सुनो, तुम लोग किसी कोचिंग में जाकर जो 1.5-2 लाख रुपए फीस देते हो ना, तुम्हारे यहीं पे काम हो गया। कितने का फीस है तुम्हारा हम नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ पे हो गया। वो लोग भी तुमको इस लेवल तक नहीं ले जाएंगे, क्योंकि वही लोग तुम लोग को यहाँ पे भी पढ़ा रहे हैं, वो भी हम बता देते हैं, ठीक है। इसलिए मन लगाकर अच्छे से कर लो, दोबारा कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और एक चीज तो हमको है, हम बहुत खुश हैं यहाँ पर, है ना, कि हमको 15 दिन में तुम लोग, है ना, राइजिंग स्टार से स्टार बना दिया। 3 दिन में तो हम राइजिंग स्टार में आ गए थे, अब हम 15 दिन में स्टार में आ गए हैं। उसके बाद तीसरी कैटेगरी की तरह हम जा रहे हैं, उसके बाद चौथी कैटेगरी, उसके पांचवी का मतलब होता है लीजेंड, लेकिन लीजेंड में हम नहीं आ पाएंगे, 1 साल भर लग जाएगा, ठीक है। तो 15 दिन में हमको स्टार तक तुम लोग ला दिया, ठीक है। ये वाला तो हमारा, हम खुश है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम खुश हैं। लेकिन वो वहां पे सब फ्लॉप हो गया, वहां पे हम थोड़ा सा फ्लॉप हो गया, इसलिए हमारा थोड़ा इज्जत बच गया, ठीक है। चलिए, लीजेंड तो हमको नहीं लगता है, ठीक है, चलिएगा। बायोलॉजी तो फ्लॉप हो गया, फर्स्ट टाइम रैपिड बोल नहीं इतना नहीं है, चलिएगा। चलिए, हम सिर्फ बोले हैं बच्चा, पेलोड जो होता है राम नारायण एक्चुअल में पेलोड्स दैट इंस्ट्रूमेंट एंड डिवाइसेस वी आर यूजिंग इनसाइड द सैटेलाइट फॉर देयर ओन एक्टिविटीज, for their own activities, and through the help of the payload a satellite is doing their own operations at in their own orbits. The satellite will become functional due to presence of payloads. And what are the name of payloads? यहाँ जरा देखना, कुछ मैं नाम लिख रहा हूँ just for the knowledge. LISS camera, WFS camera,
पैनक्रोमैटिक कैमरा, ये है कुछ है ना, पैनक्रोमैटिक कैमरा, ये है यहाँ पर पैनक्रोमैटिक कैमरा। LISS इसका पूरा नाम है लीनियर इमेजिनरी सेल्फ स्कैनिंग कैमरा, लीनियर इमेजिनरी सेल्फ स्कैनिंग कैमरा। ये सब बच्चा ना, ये सब पेलोड्स के नाम है, लीनियर इमेजिनरी सेल्फ स्कैनिंग कैमरा। WFS का पूरा नाम है वाइड फील्ड सेंसर कैमरा, वाइड फील्ड सेंसर कैमरा। पैनक्रोमैटिक का नाम लिखो। बस सुनो, ये सब ना कभी तुम्हारे पेपर में नाम नहीं पूछेगा, लेकिन जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू हाउ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स आर वर्किंग, सो थ्रू द हेल्प ऑफ देयर ओन पेलोड्स। Just these are the names, those payloads we are using, and not only these three payloads, a part of other payloads we are also using in the case of remote sensing satellite. And why remote sensing satellite is called polar satellite? Because we are putting the remote sensing satellite into the polar or polar sun synchronous orbit. We are putting into the polar or polar sun synchronous orbit. Okay, we are putting into the polar or polar sun synchronous orbit. ओके, अब बात करते हैं कि ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट या पोलर सैटेलाइट्स के क्या-क्या फीचर्स होते हैं। व्हाट आर द फीचर्स और एप्लीकेशंस ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट? सो वी आर कमिंग हियर। सो व्हाट अबाउट द फीचर्स ऑफ द रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट? वी आर हियर गाइस। इसमें क्या समझना है, उसके कैमरे का नाम लिखे हैं जिसको तुम लोग लगाते हो सैटेलाइट से, फिर वो सैटेलाइट काम करता है। अरे भैया ये सब नाम दिए, एक काम करो तुम लोग, रुको, है ना, ये सब ना लिखो तुम, छोड़ो। सैटेलाइट कुछ इंस्ट्रूमेंट से काम करता है, कहानी खत्म। हम थोड़ा गलत कर गए, हम हमको पाप पड़ गया, रुक जाओ, हमको पाप पड़ गया, रुक जाओ। हम बहुत सॉरी मांग रहे हैं, बहुत क्षमा मांग रहे हैं, हमको माफ कर देना, हम पापी, हम क्यों ये सब बताए तुमको, इसी को जरूरत भी नहीं थी। हम गलत कर गए, रुक जाओ, हम काट ही देते हैं, रुक जाओ, है ना, फालतू में लिखे हैं छोटे से। सैटेलाइट अपने हट ही नहीं रहा है, हम रुक जाओ, हम जब हटाएंगे तो हमारी शांति नहीं मिलेगा, रुक जाओ, हटाए सब फालतू का, हमारा गलती, पाप पड़ गया हमको, रुक जाओ, गलती हमारी, हम क्यों लिखे उसको, तुम्हारा बच्चा गलती नहीं है। तुम तो सही क्वेश्चन पूछो, सर ये सब क्या काम कर रहा है, जनवे नहीं करना, क्या काम करना, छोड़ो सर। सैटेलाइट पेलोड से काम करता है, कहानी खत्म। अरे लिख लिए तुम लोग तो मास्टर बन जाओगे, चलो। अब सुनो, मस्ती के साथ पढ़िए, ठीक है, यहाँ पे कोई जबरदस्ती नहीं है। कुछ लोग समझ रहे होंगे कि हमको कोई जोकर आ गया, समझिए कोई दिक्कत नहीं है, पर क्लास में इंटरेस्ट बना रहना चाहिए, ठीक है। मतलब क्लास जैसे 1 घंटा बीत गया ना, पता नहीं चलना चाहिए 2 घंटे, वरना पता चलेगा ओ माय गॉड, आज तो हमें ये भी समझ में आ गया कि जीपीएस वाले ऑर्बिट क्या होते हैं। ओ माय गॉड, अब मुझे ये भी समझ में आ गया कि सैटेलाइट वाला वो कांसेप्ट जो होता है, जो इंटरनेशनल लॉन्जिट्यूड, जो माय गॉड, आज मुझे समझ में आया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट में डिफरेंस क्या है, ठीक है, मजा आता है, ठीक है। हमको भी नहीं पता चलना चाहिए ना, हमारा बीपी भी बढ़ जाएगा गुस्सा मारे, ठीक है, चलिएगा। इधर आइए। अब रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट क्या काम करते हैं, इधर आओ, सुनो, इधर आओ, सीधा इधर आओ। रिमोट सेंसिंग, हाँ ऐसा होता है, मैं पीछे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के बारे में हम लोग पीछे बात कर चुके हैं। कैसे कर चुके हैं आप हमको बताओ। जब हम लोग पोलर और पोलर सिंक्रोनस ऑर्बिट के बारे में बात कर रहे थे, तो हम लोग से क्या फीचर कह रहे थे? सर आप यही बोल रहे थे कि सैटेलाइट अर्थ के सबसे करीब है, और अर्थ के सबसे करीब भले 30 मिनट के लिए हमारे इंडिया के सामने से जा रहा था, जो आपने एग्जांपल दिया था, लेकिन उसी 30 मिनट में सर बहुत सारा काम कर रहा था सर। तो चलो हम लोग लाइन से लिख लेते हैं कौन कौन सा काम कर रहा था। सर सबसे पहले तो आप ये लिख दीजिए, मैपिंग के लिए यूज होता है। बहुत बढ़िया मित्र, ये बताओ सर हम ही बोल रहे हैं कि तुम लोग यही बोल रहे हो? जल्दी बताओ, हम ही बोल रहे हैं कि सब लोग यही बोल रहे हैं? सर सच में नहीं समझा, 1 घंटा बीत गया, इवन डांट खा कर भी। ओ समझ, ठीक है। अब थोड़ा रुक जाओ, 10 मिनट रुक जाओ ताकि खत्म हो जाए, फिर हम लोग फिर थोड़ा 2 मिनट फिर चंचल बना करके फिर आगे बढ़ेंगे। अब सुनो 1 मिनट, मेरे अंग्रेजी बच्चों तुम लोग ठीक हो? ठीक है बच्चा, ठीक है। अब तो तुम लोग को साइंस एक से प्यार हो गया होगा। जिनको प्यार हो गया वो थंबनेल दबाएं, जिनको प्यार नहीं हुआ वो चरण स्पर्श करें हमारा, ठीक है। चलिए, वाह सर मैंने आपका रिकॉर्डेड वीडियो देखा। कहाँ देखे हो यार, यही तो प्रॉब्लम है, इसीलिए तो हमारा बायोलॉजी का क्लास खत्म हो गया। तुम लोग रिकॉर्डेड देख देख के खत्म कर दिया सर। चलो अच्छा ही किया, तुम लोग को जो सही लगे वही करो। फोकट की चीज ना ऐसे ही होती है, उसी को इज्जत नहीं होती। हम बार बार बोले तो ठीक है, ना करो, तो खत्म हो गया, क्या इज्जत उसका। चलिए, मैपिंग का था, मैपिंग से क्या पता, बहुत कुछ पता चल जाता है। आप क्या कर सकते हैं, उस एरिया की मैपिंग करके आप वहां का, सुनो वहां का ना डिजास्टर तुम लोग पता कर लो, डिजास्टर मैनेजमेंट कर सकते हो। सबसे पहले हम डिजास्टर बता दे रहे हैं जो उल्टा सीधा काम है। जैसे मान लो जगह पे ड्रॉट है, ड्रॉट आया है, तो ड्रॉट की मॉनिटरिंग कर लो। ड्रॉट ही क्यों, फ्लड की भी मॉनिटरिंग कर लो। ड्रॉट या फ्लड मॉनिटरिंग कर लीजिए आप। ड्रॉट या फ्लड मॉनिटरिंग हो जाएगी। एक तो आप वहां से ड्रॉट सूखे की जानकारी मिल जाएगी, है ना, फ्लड वहां पे जो आया है उसकी जानकारी मिल जाएगी। उस एरिया में मान लो अटैक ऑफ लोकस्ट हुआ है, अटैक ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट टिड्डों को बोलते हैं, है ना, लोकस्ट ने वहां पे अटैक किया है। तो जैसे नहीं सुने थे राजस्थान में हमारे पूरा सब बर्बाद कर दिए सब, तो कीड़े वीड़े टिड्डे वीडे, तो अटैक ऑफ लोकस्ट देख लोगे, ठीक है। ये अटैक ऑफ लोकस्ट, इवन ये सब जानते हैं, सुनामी, स्टॉर्म, ये सब एक्टिविटी देख लोगे तुम। सुनामी से क्या नुकसान हुआ है, स्टॉर्म क्या हुआ है ना, मान लो अर्थक्वेक से जो डिजास्टर हुआ है
है ना, बिल्डिंग बिल्डिंग कोलिजन हुआ है ना, तो अर्थक्वेक अर्थक्वेक से जो विनाश हुआ है अर्थक्वेक वगैरह से, है ना, जो बिल्डिंग बिल्डिंग गिरी है वो सब भी देख लोगे। ये सब कहीं ना कहीं तुम लोग डिजास्टर से एक असेसमेंट कर सकते हो कि हाउ मच द एरियाज गॉट इफेक्ट बिकॉज ऑफ इट। थैंक यू अजय जी। ओके, सो अर्थक्वेक वगैरह मतलब कितने बड़े एरिया में क्या क्या हुआ है, दैट थ्रू द हेल्प ऑफ ऑल द डिजास्टर एरियाज यू कैन एक्सेस एवरी प्रॉब्लम इन दैट लोकेलिटीज। आप आसानी से उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके एवरीवन, एक मैंने सोचो एक डिजास्टर मैनेजमेंट में मैंने उठा के तुम लोग इतने सारे पॉइंट दे दिए। आप मैपिंग की मदद से और भी काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप उस एरिया की प्रोडक्टिविटी चेक करते हैं, आप उस एरिया की प्रोडक्टिविटी चेक कर सकते हैं, किसी फील्ड की प्रोडक्टिविटी कितनी है, किसी एरियाज में किस हिसाब से प्लान। फील्ड की प्रोडक्टिविटी छोड़ो यार, उस यहां तक बोला गया कि ऐसे ऐसे आजकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के अंदर पेलोड्स हैं जो आपको ये बता देते हैं कि क्लोरोफिल कंटेंट कितना है प्लांट के अंदर। माय गॉड, क्लोरोफिल कंटेंट ऑफ द प्लांट बॉडी, क्लोरोफिल कंटेंट ऑफ द प्लांट बॉडी तक बता देते हैं कि उस एरिया से जो उस एरिया का पूरा प्लांट प्रोडक्टिविटी आपको पता चल जाती है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट पे गंद मचा रखा है यूपीएससी ने। एक बार 2015 में क्वेश्चन पूछा है, एक बार 2019 में क्वेश्चन पूछा है, पीटी में पूछा है। ठीक है, अभी ना वो दोनों के दोनों क्वेश्चन जरा इस पे पिक्चर डाल दीजिएगा, अभी हम जरा लोगों से कराएंगे विश्वास बढ़ाने के लिए, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सिर्फ विश्वास बढ़ाने। सोचो 15 में क्वेश्चन पूछा रिमोट सेंसिंग, फिर हम देखो याद हो गया है क्वेश्चन, तो अभी देखो भी जब 15 में 19 में मिलेगा, यहाँ डाल दीजिएगा। अभी हम इसको पढ़ने के बाद हम उस पे आ रहे हैं। ठीक है, चलिएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो रिहान कह रहा है सर ऐसा करो, आप क्रॉपिंग पैटर्न वेटर्न एक्सेस करो। एकदम सही बता रहे बच्चा तुम, है ना। क्रॉपिंग पैटर्न वेटर्न देख लो सर, वहां पर किस हिसाब से क्या लगाया जाए क्या ना लगाया जाए, है ना, ये सब देख लो सर। कितने एरिया में फ्लड आ गया है सर, है ना, फ्लड आ गया, है ना, फ्लड अच्छा हो गया, क्या बात फ्लड लिखा ध्यान नहीं आया, हो गया, ठीक है, सॉरी सॉरी, है ना। तो फ्लड ये सब चेक हो जाएगा सब, तो बहुत बढ़िया चीज है सर। हाँ तो है, हम क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छा है, इट्स गुड, इट्स गुड, ठीक है। और समझिएगा, यहाँ तक क्लियर बच्चा, ठीक है, और आगे बढ़ो। अच्छा ये बताओ कि तुम लोग ना किसी फॉरेस्ट के एरिया को एक्सेस नहीं कर सकते हो मैपिंग से। 3 टर्म तो फॉरेस्ट से जुड़े होते हैं, ऑलवेज रिमेंबर। 3 टर्म्स फॉरेस्ट से जुड़े होते हैं, जानते हो, एफॉरेस्टेशन, द वन टर्म इज एफॉरेस्टेशन, सेकंड टर्म इज डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, एंड थर्ड टर्म इज रिफॉरेस्टेशन। ये 3 टर्म है जो आप फॉरेस्ट से जोड़ सकते हैं, एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन। बहुत बढ़िया। लैंड डिग्रेडेशन वगैरह का एरिया भी चेक कर सकते हैं, कितना लॉस। अरे तुम लोग तो मतलब क्या चाहते हो, खुशी हमारे सर पर से कूद जाए। बहुत बढ़िया, लैंड डिग्रेडेशन का एरिया भी। अरे भाई ये देखो एक और आंसर है सर, सरफेस पे ना, अर्थ सरफेस के मिनरल का एक्सप्लोरेशन कर लो। बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया। और सुनो, मिनरल हम एक्सप्लोरेशन क्यों करें, वाटर रिजर्वायर भी तो चेक कर सकते हैं, वाटर रिजर्वायर भी तो चेक कर सकते हैं। तो सर ये तो वाटर रिजर्वायर भी चेक करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हे प्रभु, खत्म नहीं हो रहा है। ओ तेरे ये देखो कह रहा है कि सर ऐसा करो ना, आप एक्वाटिक इकोसिस्टम भी चेक कर लो। बहुत बढ़िया, हम एक्वाटिक इकोसिस्टम भी चेक कर सकते हैं, इक्वाटिक इकोसिस्टम भी एक्सेस कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। और सर एक बच्चे ने बोला है कि सर ऐसा करो, वो ना बॉर्डर एरिया का मैनेजमेंट कर लो। बहुत सही, एकदम सही बता रहे हो जेआरएम, कि हम बॉर्डर को भी चेक कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ, भले 24 घंटा नहीं करेंगे पर बॉर्डर असेसमेंट भी हो सकता है, बॉर्डर के एरिया को भी थोड़ा बहुत हो सकता है एरिया को कवर कर दे। अरे भाई बहुत बढ़िया, तुम समुद्र में चले जाओ, ओशन की डाइवर्सिटी चेक कर लो, ओशन की डाइवर्सिटी चेक कर लो। और ओशन की डाइवर्सिटी छोड़ो, ओशन में पाया जाने वाला मैंग्रोव देख लो, किस हिसाब से नुकसान हो रहा है। ओशन में पाया जा रहा कोरल देख लो, यहाँ जगह नहीं है लिखा जा रहा है, कोरस हम लिख दिए COR, कोरस वाला जो है उसको देख लो, ये सब देख लो। हम वो पता ही थे कि सुनामी नामी आ जाए तो उस पूरे एरियाज को आप देख सकते हो। नॉट क्लियर, क्लियर। सुनो ऐसा है, इतना ही नहीं, तुम लोग एटमॉस्फेयर की कंडीशन को भी देख, यहाँ जगह नहीं हम यहाँ लिखते हैं, तुम लोग एटमॉस्फेयर के कंडीशन को भी देख सकते हो, एटमॉस्फेयर के कंडीशन को भी देख सकते हो। अब जो एटमॉस्फेयर कंडीशन मतलब, अरे भाई वहां पे तुम पॉल्यूशन गैसेस भी चेक किए जा सकते हैं, पॉल्यूटिंग गैसेस भी चेक किए जा सकते हैं पहला। और सिर्फ पॉल्यूटिंग गैसेस ही नहीं, सिर्फ पॉल्यूटिंग गैसेस ही नहीं, तुम एटमॉस्फेरिक कंडीशन भी चेक कर सकते हो। अब तुम बोलो सर कौन सा एटमॉस्फेरिक कंडीशन, अरे प्रभु उस एरिया का टेम्परेचर कितना है, उस एरिया का ह्यूमिडिटी कितना है, और वहां पे वेदर की क्या संभावना है। तो सर वेदर फोरकास्टिंग भी बहुत बढ़िया, समझ गए तुम लोग, बहुत बढ़िया। एक मिनट, अरे बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, अभी याद आ रहा है सर, पोलर एरियाज भी तो चेक कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, पोलर एरिया भी दिख जाएगा। अब पोलर एरियाज दिख जाएगा तो आपको पोलर वेदर मिल जाएगा, मेल्टिंग ऑफ आइस भी मिल जाएगा। आई लव यू यार, तुम लोग मतलब जो मेहनत किया है ना, सफल कर देते हो जब तुम लोग एप्लीकेशन, तुम्हारे पेपर में ही आता है। सो जो हम लोग 10 मिनट से एप्लीकेशन लिख रहे हैं, खत्म नहीं हो रहा है। किसी ने नहीं बोला कि सर इससे टेलीकम्युनिकेशन करा लो, किसी ने बोला टेलीकम्युनिकेशन करा लो, किसी ने नहीं बोला सर इससे रास्ता देख लो, नेविगेशन देख लो, किसी ने बोला रास्ता देख लो। आंसर दो प्रभु, सो गए हैं सब। नो, क्यों नो, क्यों नो, टेल मी लॉजिकली आंसर दो, क्यों नो। बहुत बढ़िया सर, उसके लिए ना ऐसा सैटेलाइट चाहिए जो 24/7 काम करे। बहुत बढ़िया, 30 मिनट्स में सर क्या रास्ता देखेंगे, क्या जीपीएस देखेंगे। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट।
अब देखना तुमको लोग साइंस टेक ऐसे पढ़ाएंगे जैसा मैंने पढ़ाया है, क्योंकि तुम लोग सुनोगे भी नहीं। तो मैं अगर 3 महीने के असाइनमेंट के बाद यहाँ से भाग जाऊं, फुर हो जाऊं, तो अब तुम लोग चल गया साइंस टेक कैसे पढ़ना है। और अब लोग भी तुम लोग ऐसे ही पढ़ाएंगे, कोई भी कहीं भी पढ़ाएगा, क्योंकि तुम लोग सुनोगे नहीं। देखो अभिषेक अपन किसी को पढ़ा देंगे, और तेरी की मनीष तुम्हारा 1915 क्वेश्चन ही बन गया बच्चा, और की। तो मतलब हमारा जो दिसंबर हो गया 1 महीना पूरा, जनवरी 1 महीना और उसके बाद फरवरी 1 महीना और, तो हम फरवरी 2022 तक तुम लोग के साथ मेहमान हैं अनअकैडमी पर। लेकिन हाँ, इतना हम जरूर बता के जाएंगे कि तुम लोग अब पढ़ना है ऐसे, एक बार साइंस और एक बार इन्वायरमेंट तो करा ही देते हैं। चलो ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब हम अरे हाँ, क्वेश्चन पेपर, ठीक है, क्वेश्चन नहीं आया मेरे पास, आया है क्वेश्चन, कोई नहीं दिया हमको, क्वेश्चन कोई नहीं दिया है। तो अब हम क्वेश्चन नहीं हमें बताएंगे, हम जा रहे हैं आगे। हम बोले थे तो कोई दिया नहीं, फालतू बात नहीं। अब हम आगे आते हैं, तो हो गया रिमोट से सेटलाइट। अब आई अगला, अब हम आते हैं अर्थ। सोचे लगे हाथ करा दे तुम लोगों को, चलो तुम लोग छोड़ो, तुम लोग खुद बहुत स्लो। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को तुम लोग शॉर्ट में EOS भी कह सकते हो। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को आप लोग EOS भी कह सकते हैं। So Earth observation satellite को you people can also call here as a EOS, Earth observation satellite। अभी भी कोई ने पेपर डाला है, देखो अभी भी सब नहीं डाले, खुराफात, पढ़ना ही नहीं चाहते सर, एक को नहीं डाले सब। ये देखो सब अभी तक अभी उसी का लोकेशन नहीं पढ़ा हुआ है हमको, तो मम्मी पापा के बना रहे, क्वेश्चन नहीं डाले हैं सब। एक बच्चा कोई डाल दिया क्वेश्चन शायद, हाँ एक क्वेश्चन आ गया। अब तो हम क्या बताएं, हमसे रहा ही नहीं जाता है, ठीक है, कि हम बिना क्वेश्चन हमसे रहा नहीं जाता, ठीक है। तुम लोग करो हमसे नहीं रहा जाता, ठीक है। आओ प्रभु जरा, कहाँ हो तुम? हाँ पहले वो देखो ऊपर वाला काट दिया, ये ऊपर वाला काट दिया तुम, जो क्वेश्चन आया हुआ है पहला क्वेश्चन तो सर वही है, ये देखो क्लोरोफिल हमको दिख रहा था, वही वाला काट दिया तुम। तीसरा वाला आया है तो दबा किताब फोटो लो, क्या बताएं, पढ़ा लाएंगे हम, ठीक है, ठीक से क्वेश्चन दो। हाँ एक क्वेश्चन आया, थोड़ा क्लियर है शायद, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब सुनो सुनो बच्चों, हाँ अब इसको थोड़ा बढ़ा देते, रुक जाओ। सब लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो नहीं सॉल्व करेगा छप्पर से कूद जाएगा, ठीक है। उत्तरी की इससे बड़ा भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, रुक जाओ। हाँ इससे बड़ा हो सकता है, हाँ हो सकता है, रुक जाओ, वो तो हमको दिख नहीं रहा है, ये भाई हमको नहीं दिख रहा है, ठीक है, रुक जाओ एक मिनट। हाँ मत रुको, हमको दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है या खराब है? हमको भाई नहीं दिख रहा है पिक्चर सही, तेरे पिक्चर सही नहीं लिया है, अपनी आंख हम खराब कर रहे हैं। पहले ये बताइए, ये क्वेश्चन देखिए जो क्लियर आ रहा है, तुम हमारा 3 मिनट ऐसे ही बर्बाद करते हो तुम लोग। ये बताइए क्या होगा, इन दिस विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर, है ना ये वाला, ये मेरे ख्याल से ना ये 15 वाला क्वेश्चन है, ये 2015 है मेरे ख्याल से, 2015 है, ठीक है। हमको लगता है कि मेरा कोई भी विद्यार्थी जो हमको सुना हो ना लगा पाए, बिना घर पढ़े अभी क्लास में ही सुन के लगा लिया होगा। 2015 हमें हमको याद है यार, तुम लोग जो क्वेश्चन पेपर नहीं देखते हमको याद है ईयर वाइज। तुम लोग कह रहे ए आंसर है सबका, देखते हैं पोल करते हैं, किसका ए ऑप्शन है, सबका बी ऑप्शन है, किसका सी ऑप्शन है, मजे लेते हैं, ये सब भी तकनीक टेक्नोलॉजी दी गई है। ABCD तेरे की, प्लीज ये गलत हुआ है, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ओ वाओ, पहले मुझे जानते क्या होता, 100% बच्चों ने ये बोला था। ओ वाओ 88% बच्चों ने मुझे कहा है ए ऑप्शन, ठीक है बच्चा, ठीक है ठीक है। पहले क्या आया था पता है, 100% बच्चों ने बोला था ए ऑप्शन। हम सोचिए इतना बड़ा कैसे हो सकता है, रवि सर का सारा 100% एनर्जी ट्रांसफर हो गई, 100% बच्चे नहीं समझने चाहिए भाई। तो ठीक है, ए सही है, बाकी 12% बच्चों की मैं बात नहीं करूंगा। चलिए, तो मतलब ये क्रॉप प्रोडक्टिविटी चेक कर लो, वाटर रिसोर्स मिनरल देख लो, टेलीकम्युनिकेशन ट्रैफिक नहीं हो गया, 24/7 चाहिए, तो 30 मिनट में काम हो रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अंजलि का कोई डाउट आया क्या बच्चा तुम्हारा? अच्छा एक और क्वेश्चन है क्या तुम्हारा? अच्छा अंजलि ने मुझे शायद क्वेश्चन दिया है, देखें। अच्छा ये कह रही सर हमारा आंसर थोड़ा क्लियर है, देख लो। हाँ भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा, चलो बच्चों जल्दी बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा, चलो हाँ ये फिर भी थोड़ा बेटर है।
फॉर द मेजरमेंट या एस्टिमेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट इमेजेस रिमोट सेंसिंग डेटा यूज 2019 देखो chlorophyll content in the vegetation of a specific location, greenhouse gas emission from rice paddy of a specific location, land surface temperature of a specific location. अच्छा डी सही है, डी सही है। हाँ तो ऑल सही है। कितना आसान आसान सा क्वेश्चन है ना। अच्छा बात बताओ यूपीएससी क्वेश्चन सेम रिपीट किया है कि नहीं? वही क्वेश्चन 15 में पूछा है, वही क्वेश्चन 19 में पूछा है। पूछा है कि नहीं पूछा? सिर्फ किया क्या है सर? कुछ नहीं किया, सेम कांसेप्ट था, ऑप्शन उन्होंने बदल दिए। अगर हम आपके स्टूडेंट होंगे, वो अगर अगली बार फिर 22 में फिर बदल दे, फिर भी हम गेस कर लेंगे, क्योंकि आपने हमको उस लेवल पे समझा दिया है कि हम आइडेंटिफाई करना सीख गए। तो इसका मतलब सर हम 1 लाख एग्जांपल नहीं रट के जाएंगे, सिर्फ आपका एक कांसेप्ट बस याद रखेंगे और 5 लाख एग्जांपल हम गेस कर लेंगे। सब लोग बोलिए जो हम बोल रहे हैं सही है ना? थंबनेल दे दीजिएगा। वाह मेरे बच्चों वाह, एग्जाम में नहीं फंसा सकता है तुम लोगों को। चलो जिस दिन तुम लोग क्वेश्चन बनाना सीख लो उस दिन तुमको कोई क्या कंफ्यूज करेगा। चलिए बच्चों अब हम आते हैं, बहुत हो गया, आप थोड़े अर्थ ऑब्जर्वेशन पे आते हैं जहां हम लोग थे। आइए इधर आइए। हम लोग बात कर रहे थे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के बारे में। इसके बारे में सुनो, जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है एक्चुअल में वो एकदम रिमोट सेंसिंग की तरह ही है। सो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स आर सिमिलर टू, है ना, देयर वर्क आर सिमिलर टू, उनका जो वर्क होता है, देयर वर्क आर सिमिलर टू रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के जो काम होते हैं वो वही होते हैं जो कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के होते हैं। अब आप पूछोगे सर एक बात बताओ, अगर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बोथ हैव अ सिमिलर फीचर, तो फिर इसकी जरूरत ही क्यों है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की? तो वही अभी धीरे धीरे बताता हूं। सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का जो फीचर होता है वो काफी हद तक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की तरह होता है, लेकिन कुछ फीचर ऐसा है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से पूरी तरह से अलग है, और वही इसको बहुत एडवांस भी बनाता है। यानी मेरा कहने का मतलब है मोस्ट ऑफ द फीचर ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट आर सिमिलर टू रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, बट इन सम एस्पेक्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इज सो मच एडवांस्ड। बट इन सम एस्पेक्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इज सो मच एडवांस्ड, यही मुझे बताना था। ठीक है, बट इन सम एस्पेक्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स आर सो मच एडवांस्ड, ये ध्यान रखिएगा। अब बात होगी कि सर किस मामले में एडवांस है। पहले हम बताएं कौन कौन सा मामले में सेम है। देखो, रिमोट सेंसिंग भी डिजास्टर मैनेजमेंट करता है, बहुत बढ़िया। अर्थ ऑब्जर्वेशन भी डिजास्टर मैनेजमेंट करता है। रिमोट सेंसिंग भी फॉरेस्टेशन देखता है, अर्थ ऑब्जर्वेशन भी फॉरेस्टेशन देखता है। तो सर आप जो फीचर बता रहे हो ना, वहां पे तो ये फीचर्स हमको दोनों सेम सेम मिल रहे हैं। हाँ तो बिल्कुल सेम सेम है, हम करेंगे ना, हम कहां कह रहे हैं कि नहीं सेम सेम है, दोनों पूरी तरह से सेम सेम है। मैं तो कह ही रहा हूं, लेकिन दोनों पूरी तरह से सेम सेम है, 100% राइट। इसमें गलत क्या है? ठीक है, ये पूरी तरह से दोनों सेम सेम है। ओके भाई, और सुनना। अब तुम लोग पूछोगे सर किस मामले में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से बेटर है, वो वाली चीज बताओ। Okay, how Earth observation satellite is better than remote sensing satellite? वो वाला बताओ, हम तुमको बताते हैं कैसे बेटर है। सुनो, देखो ऐसा होता है कि अगर कहीं पर फ्रैक्शनल चेंजेस को देखना है, समझना, अगर कहीं पर फ्रैक्शनल चेंजेस को देखना है, अगर आपको कहीं पर फ्रैक्शनल चेंजेस को देखना है, फ्रैक्शनल चेंजेस का मतलब होता है कोई इंस्टेंट चेंजेस, माइन्यूट चेंजेस, और किसी रेट ऑफ चेंजेस को देखना है। फ्रैक्शनल चेंजेस और रेट ऑफ चेंजेस, अभी आप समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूं। वहां के लिए अर्थ ऑब्जर्वेशन साइट इज द बेस्ट सैटेलाइट। अगेन रिपीट, कहीं पर आपको फ्रैक्शनल चेंजेस देखना है या रेट ऑफ चेंजेस देखना है, वहां के लिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इज द बेस्ट सैटेलाइट। अब आप पूछोगे सर एग्जांपल मैं बताता हूं। मान लो एक लेक है, अब गूगल करोगे आपको मिल जाएगा, बोलीविया का एक लेक है, लेक प्यूपो। मे भी उसका स्पेलिंग शायद गलत हो जाए, मुझे बहुत दिन बाद में लिखा, प्यूपो या प्यूपो ऐसा कुछ है, लेक प्यूपो। ये बोलीविया का एक लेक है। आप गूगल करोगे यू विल गेट द लेक प्यूपो वाला, है ना, लेक प्यूपो वाला आपको मिल जाएगा। बोलीविया का एक है ना, बोलीविया का एक झील है। बोलीविया का एक, जानते हो क्या इस बोलीविया के लेक में, इस बोलीविया के लेक में क्या है, इतना तेजी से ये ड्राई हो गया कि रेट ऑफ ड्राइनेस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट देख ही नहीं पाया। किस रेट से ये लेक ड्राई हो रहा है, सूख रहा है, इसको अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ने बहुत बेहतरीन पिक्चर और इमेजेस के थ्रू बताया था। मेरा कहने का मतलब है यही फ्रैक्शनल चेंजेस का मतलब है, अगर मान लो कोई अर्थ सरफेस पर इंचेस में भी कोई चेंज हो रहा है ना, इंचेस में भी, कुछ पॉइंट के इंचेस में भी अगर चेंज हो रहा है ना, उसको भी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट वॉच कर लेता है। जैसे हम तुमको लिए चलते हैं, इतना खूबसूरत एग्जांपल है, ठीक है, इतना खूबसूरत एग्जांपल है। अच्छा, लेक प्यूपो है, POOPO है, ठीक है, हम तुमको लिए चलते हैं। मान लो, अच्छा बताओ जब अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है, हम जो बता रहे हैं उस हिसाब से समझना, मत कहना है ये होता है वो होता है। अर्थक्वेक जब आता है तो क्या होता है, जो प्लेट्स होते हैं ना, प्लेट्स, अर्थ के जो प्लेट्स होते हैं, उन प्लेट्स में वाइब्रेशन शुरू होता है, और वो वाइब्रेशन और चेंजेस बहुत ही फ्रैक्शनल इंचेस में होते हैं। और वही फ्रैक्शनल जो इंचेस में जो वाइब्रेशन और चेंजेस हो रहे हैं ना, जो वाइब्रेशन और चेंजेस हो रहे हैं, वही इंचेस में चेंजेस जो हैं, उन्हीं के बारे में बता रहा हूं। आपका रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट उस पिक्चर को नहीं ले सकता, लेकिन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट उसका बेस्ट पिक्चर इमेजेस देता है। ये बताओ तुम लोग को डिफरेंस समझ में आया कि नहीं? पहले बताओ, यू पीपल अंडरस्टूड ऑल दीस डिफरेंसेस आर नॉट, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, जल्दी बताओ।
People understood all these differences or not? Tell me. एकदम बढ़िया से तुम लोग समझ गए हो कि कहां पर अर्थ ऑब्जेक्ट सैटेलाइट और कहां पे रिमोट सेंसिंग, ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, यानी अर्थ ऑब्जेक्ट सैटेलाइट हाउ इट इज बेटर देन द रिमोट सेंसिंग, एवरीबॉडी क्लियर? ओके, अब हम तुमको और बेहतर एग्जांपल पे ले चलते हैं। यस सर, ठीक है। अच्छा, 53 लोगों ने थंबनेल दे दिया, सॉरी। हमारा सबको पता चल गया कि थंबनेल दे दो, खप से आके सर्वर जाएंगे तो वेट करेंगे फालतू में, हमारे टाइम पे। अच्छा, अब तुमको लिए चलते हैं मित्र कुछ एग्जांपल्स पे, बहुत ही खूबसूरत। पहले हमको ये बताओ, आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने निसार प्रोजेक्ट वाला वीडियो देख लिया है, जो कि हम वही आपको पढ़ाने जा रहे हैं। जो निसार यूट्यूब पर जो वीडियो मैंने दिया था, आप में से कितने बच्चों ने निसार का यूट्यूब का वीडियो देख लिया है? अच्छा, इसमें भी पोल करना है। हाँ, तो इसमें हम डांटने वाले हैं बहुत तगड़ा। हाँ, जो देखे हैं वो ए, जो नहीं देखे हैं बी। जो देखे हैं ए, जो नहीं देखे हैं बी। जो देखे हैं ए, जो नहीं देखे हैं बी। अरे तेरे की, जो देखे हैं वो 31% है, जो नहीं देखे हैं वो 69% है। ये देखो, ऐसा है जो तुम लोग हमको जवाब दिए हो ना, इस जवाब में तो यही मन कर रहा है कि, है ना, कमरा बंद करें, डंडा ले और पीटना शुरू करें तुम लोगों को। अब यही निसार प्रोजेक्ट है, यही निसार प्रोजेक्ट है जो एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जो इसी का करंट अफेयर से जोड़ना है। आप लोग बहुत गलत काम करते हैं, लिटरली बहुत गलत काम करते हैं। करंट अफेयर सारे वीडियोस में यूट्यूब पे दे रहा हूँ कि उसके बहाने बच्चों को पता चले कि हाँ, मैं अनअकैडमी पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं। एक काम करो, जो निसार प्रोजेक्ट वाला जो वीडियो है अनअकैडमी वाला, यहाँ पे शेयर करो, करो जब। तुम लोग भी ना, तुम मारे हो, कचरा कर देते हो। रवि अग्रही निसार, रवि अनअकैडमी आ गया। हाँ, तो ये मिल गया निसार पर। निसार ये है, ठीक है। मुझे अपनी जीएसएलवी में लगाना है, प्लीज गिव मी। आज उसी जीएसएलवी की मदद से ये है तुम्हारा निसार का कॉपी पेस्ट। हे प्रभु, ये है दोस्त निसार प्रोजेक्ट। देखिए ऐसा है, कहानी शुरू हो, सुनिए क्या किया था सर, आप बर्बाद किए थे, हमारा किया मेरे बर्बादी। कहानी शुरू होती है 2012 में। कहानी शुरू होती है 2012 में। 2012 में इसरो एक बहुत स्पेसिफिक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लगाता है, जिसका नाम है सिंथेटिक अपर्चर रडार। कब 2012 में। और ये कमाल का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होता है। इस लेवल का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अभी तक अमेरिका के पास भी नहीं है। इस तरह का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अभी तक अमेरिका के पास भी नहीं है। पहली चीज, 2014 में मोदी जी पहुंचते हैं, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर बने होते हैं। पहला विजिट उनका अमेरिका होता है। शुरू में तो 5 साल तो मोदी जी के, वो कहावत है ना, गाना है ना, आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, तो आजकल पांव इंडिया में नहीं पड़ते मेरे, मोदी जी का था शुरुआत में। बाद में कोविड आ गया, 2 साल से मोदी जी का थोड़ा विजिट काफी कम हो गया है। चलिएगा, तो 2014 में क्या होता है सुनिएगा ना। अब सोचो कोविड है, मोदी जी कहीं जाएंगे, उसे प्रोटोकॉल नहीं करेंगे, इवेंट नहीं करेंगे, तब विजिट भी तो है, चलेगा। कोई कहीं नहीं जाएगा, कहीं का दूसरे कंट्री का भी नहीं आएगा भारत में, चले, कम से कम मोदी जी के पैर भारत में जमने लगे थे, चले, अच्छी बात है। 2014 में क्या होता है, मोदी जी का विजिट होता है अमेरिका में। अमेरिका में होते हैं उस समय ओबामा जी प्रेसिडेंट, ओबामा मतलब अमेरिका। इधर जाते हैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, है ना, नरेंद्र मोदी जी, ये हो जाता है इंडिया के। और वहां पर मिलजुल कर बात होती है फ्यूचर में सिंथेटिक अपर्चर रडार बनाने के लिए। कहें कि अमेरिका के पास भी इस तरह की चीज नहीं थी, तो अमेरिका भी चाहता था भाई हम भी इंडिया के साथ मिलकर काम करें, इस तरह की टेक्नोलॉजी थोड़ी सीख लें। अच्छा, अब क्या होता है कहानी। यूएस की एजेंसी का मतलब नासा, इंडिया की एजेंसी का मतलब इसरो, दोनों मिलकर सिंथेटिक अपर्चर रडार लगाने की बात करते हैं। कौन सा रडार? सिंथेटिक अपर्चर रडार। और उसी प्रोजेक्ट का नाम रख दिया जाता है निसार, जहां पे एन नासा को रिप्रेजेंट करता है, आई इसरो को, और सार सिंथेटिक अपर्चर रडार को, कि दोनों मिलकर निसार प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाएंगे और 2023 तक भारत इस निसार को सफलतापूर्वक अपनी ऑर्बिट में लगा देगा। लेकिन यहां पर कुछ कंट्रीब्यूशन अमेरिका का है, कुछ कंट्रीब्यूशन इंडिया का है। अमेरिका की एक लेबोरेटरी है जिसका नाम है जेपीएल। अमेरिका की एक लेबोरेटरी है जिसका नाम है जेपीएल, जिसको बोलते हैं जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी।
जैसे इंडिया में नहीं इसरो के बहुत सारे लैब है, वैसे ही अमेरिका की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी है, वो निसार प्रोजेक्ट के लिए काम कर रही है। तो नासा का कौन सा बॉडी है जो लेबोरेटरी है जो निसार के लिए काम कर रहा है? JPL। सुनो, JPL इसके पहले भारत की जगह मदद भी कर चुका है, यहाँ तो 7 मिनट के काम कर रहा है, मदद कर चुका है। कहाँ कोई बता सकता है JPL ने भारत की पहले मदद कहाँ की है? पक्का जो वीडियो सुनोगा बता देगा। JPL ने भारत की पहले भी मदद की है, कहाँ की है? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है JPL ने भारत की पहले कहाँ मदद की है? ये देखो इन लोगों की हालत, कोई नहीं देखा इसका मतलब, किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। किसी ने भी नहीं देखा। चंद्रयान 1 प्रोजेक्ट में हम तुम लोगों को कुछ फैक्ट देने वाले हैं, जरा सुनना। हम तुम लोगों को कुछ फैक्ट देने वाले हैं और पेज नंबर बोल रहा हूं, जिसके पास है बुक जरा ओपन कीजिएगा, ठीक है? पेज नंबर है मित्र 7.156, है ना? इंग्लिश मीडियम की बुक है मेरे पास अभी, 7.156 पेज नंबर, और इंग्लिश हिंदी दोनों में जाइएगा। टॉपिक नंबर 7.2.1 आपको, टॉपिक नंबर 7.2 का मतलब 7 चैप्टर का दूसरा का सब टॉपिक नंबर 1। हिंदी अंग्रेजी दोनों में नंबरिंग तो यही है, क्योंकि सेम ट्रांसलेटेड किताब इंग्लिश हिंदी। अब सुनिएगा, इसमें मैंने कुछ इंफॉर्मेशन लिखकर आपको समझाने की कोशिश की। क्या समझाने की कोशिश की, जरा समझिए। निशार जो है, अभी मैंने आपको बोला था इस प्रोजेक्ट को 2023 तक भेजने का लक्ष्य है, ठीक है? 2014 में जाके चीज फाइनल होती है, 2015 में जाकर है ना, 2015 में जाकर एक ज्वाइंट स्टीयरिंग ग्रुप कमेटी सेटअप की जाती है। तो ज्वाइंट स्टीयरिंग ग्रुप कमेटी होती है, वो काम करना शुरू करती है। कैसे काम करेंगे, इसके अंदर ये डिसाइड होता है कि इसको GSLV MK2 की मदद से भेजा जाएगा। अब GSLV MK2 क्या है, रुक जाइए, सैटेलाइट्स के बाद हम लोग लॉन्च व्हीकल में ही जाएंगे, दैट टाइम आई विल डिस्कस इट। GSLV MK2 की मदद से भेजा जाएगा, कहने का मतलब है भारत द्वारा भेजा जाएगा। यही GSLV है जिसके लिए क्रायोजेनिक इंजन की डिमांड भारत किसी जमाने में अमेरिका से करता था, और वही अमेरिका जो क्रायोजेनिक इंजन नहीं दिया, आज उसी इंडिया के क्रायोजेनिक इंजन से जो इंडियन अपने GSLV बनाया, आज अमेरिका भी उसकी मदद देगा। यही होता है दोस्त, जो मेहनत करता है उसकी किस्मत भी आगे बढ़ती है। और वही देखो, आज भारत इस लेवल पे अमेरिका के लिए कर रहा है, ठीक है? समय बदलता है, लेकिन जिसके लिए मेहनत करनी होती है, बैठ के सपने देखने से काम नहीं होता है, ठीक है? यहां पर GSLV MK2 की मदद से भेजा जाएगा 2023 में। दूसरी चीज आपको बता दूं, इसको जो ऑर्बिट होगा, हम लोगों ने रिमोट सेंसिंग का तो बोल दिया था कि पोलर सिंक्रोनस होता है। हम लोगों ने पीछे इनसेट जीसेट का भी बोल दिया था कि जियोस्टेसी जियोसिंक्रोनस होता है, लेकिन हम लोगों ने इसके बारे में कुछ बात ही नहीं की थी। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का ऑर्बिट क्या होगा, मैंने कहा था कुछ मिसलेनियस होगा। अब समझिएगा, इस सैटेलाइट्स को हम लोग जो रखने वाले हैं, पोलर सिंक्रोनस ऑर्बिट में रखने वाले हैं। अब हमारे ख्याल से हमको ये बताने की जरूरत नहीं है पोलर सिंक्रोनस ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, और इस चीज को हम लोग डाउन एंड डस्ट ऑर्बिट भी कहते हैं। कितनी हाइट पर रखने वाले अर्थ के सरफेस? सर अब आपको गेस करने की जरूरत नहीं, हम खुद से गेस कर लेंगे। 50 से 2000 किलोमीटर के बीच में, और ये हाइट यहाँ पर 747 किलोमीटर का रखा गया है, एल्टीट्यूड 747 किलोमीटर। सो व्हाट अबाउट द हाइट? 747 किलोमीटर। अब सबको पता है कि 747 का मतलब 50 से 2000। लॉजिकल हो तुम लोग, लॉजिकली तुम लोग चीजों को समझ रहे हो। और इसका इंक्लिनेशन एंगल क्या है? इसका इंक्लिनेशन एंगल क्या है? अब इंक्लिनेशन एंगल सबको पता है, सर आपने समझाया था इंक्लिनेशन एंगल, उसका एंगल जिस हिसाब से वो घूमता है ना, जिस पर वो घूमा है, इंक्लिनेशन एंगल इसका 98.4 डिग्री है ना? अरे भाई फैक्चुअल डेटा खोले, 98.4 है ना, गलत नहीं करना है ना, फैक्ट लिखा रहा हूं, 98.4 डिग्री इंक्लिनेशन पर होगा। ओके, जो आपने 798 पर मैंने अमेरिका को आइकोनॉस बताया था, वहां पे 98.6 था, आपको याद आ रहा होगा। यहाँ पे 98.6 और डिस्टेंस ये है जो रखा जाएगा। आगे बढ़े मित्र, कुछ और फैक्चुअल डेटा मुझे देना है, ठीक है? असल में इसके लिए क्या है, हम यही लिख देते हैं, बगल लिख देते हैं, इसमें L बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार लगाया जाएगा और S बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार लगाया जाएगा। जो L बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार है, इसको नासा बना रहा है, यानी अमेरिका बना रहा है। और जो S बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार है, वो इसरो यानी भारत बना रहा है। यानी कहने का मतलब है, जो इंस्ट्रूमेंट्स बन रहे हैं, चीजें जो पेलोड बोलो जो बन रहे हैं, कुछ भारत बना रहा है, कुछ अमेरिका बना रहा है, ठीक है? बना रहा है। और सुनना, ऐसा कहते हैं आफ्टर एवरी 12 डेज it will repeat earth picture and images. अब आप पूछोगे सर इसका क्या मतलब है, आफ्टर 12 days it will repeat the earth images। ऐसा है दोस्त, आपको मैं बताऊं, जब पोलर सिंक्रोनस ऑर्बिट अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है, 12 दिन में पूरे अर्थ का पिक्चर ले लेगा। फिर अगले 12 दिन के अंदर पूरे अर्थ का पिक्चर ले लेगा, फिर अगले 12 दिन में पूरे अर्थ का पिक्चर ले लेगा। यानी कहने का मतलब है 12 दिन में पूरे अर्थ का पिक्चर सटीक तरीके से आ जाएगा, फिर अगले 12 दिन में अर्थ का फिर से सटीक तरीके से आ जाएगा। इस तरीके से ये काम करेगा।
ये लाइन का मतलब समझ में आया? आफ्टर एवरी 12 days इट विल रिपीट अर्थ इमेजेस, इट विल रिपीट अर्थ में हर 12 दिन में अर्थ का पूरा पिक्चर इमेजेस वो देख लेगा। मेरा कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? You people understood or not? Tell me guys. क्लियर है? ठीक है, ये करेगा, बहुत अच्छा। और आगे बढ़ते हैं। यहीं पर एक चीज और आपको बता दूं, एक्चुअल में मैंने अभी आपको बोला था ना, ये ऐसा रडार है जो 0.4 इंच तक भी अगर फ्रैक्शनल चेंजेस हो तो देख सकता है। इसलिए अर्थक्वेक वगैरह की चीजों को भी आइडेंटिफाई कर सकता है, अर्थक्वेक टाइप की चीजों को भी आइडेंटिफाई। मतलब क्या समझते हो तुम इसरो को? लिटरली बताऊं तो इसरो ऐसा है जो मुझे भी लगता है, मुझे क्या लगता है, जो सबको ही लगता है कि बड़े बड़े काम कर रहा है, बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बना रहा है। कुछ मामले में तो इसरो बताऊं तो चाइना से आगे भी है। अब तो मैं हर मामले में नहीं बोलूंगा कि चाइना इंडिया से आगे है, इवन स्पेस में भी, लेकिन शुरुआत इसरो ने चाइना से पहले किया था। ओके, शुरुआत इन्होंने पहले किया था, कहने का मतलब ये। और आगे बढ़ते। अब यहीं पर एक बात और होती है, एक्चुअल में ये सिंथेटिक एपर्चर रडार है क्या जो इतना खूबसूरत है जिसके लिए इतना बवाल हो रहा है? अमेरिका जैसी कंट्री भी इस तरह की चीजें नहीं बना रहा है। थोड़ा सा 2 लाइन में हम लोग सार के बारे में बात कर लेते हैं। सिंथेटिक एपर्चर रडार क्या है? क्योंकि यहां पर क्वेश्चन, अच्छा एक बात बताओ, निसार आपके पेपर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग भी जानते हैं, और आगे आने वाले 22-23 के लिए यही टॉपिक है, क्योंकि करंट अफेयर्स में मिलेगा, इस पे चर्चा हो रही होगी। तो कहीं ना कहीं निसार इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर पेपर। आज तक कभी आया भी नहीं है ये। अमेरिका जैसी कंट्री को भारत से हेल्प भी लेना पड़ रहा है। मतलब वी पीपल कैन गेस, आज नहीं तो कल इसको आना ही आना है। Should I go next? Should I go next? Should I go next? Yes. बच्चों आप लोग नोट्स बना रहे हो ना साथ साथ? Okay. अब बात करते हैं छोटा सा सिंथेटिक रडार के बारे में। एक्चुअल में एपर्चर रडार क्या है? थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे सिंथेटिक एपर्चर रडार के बारे में, सिंथेटिक एपर्चर रडार के बारे में। असल में जो सिंथेटिक एपर्चर रडार है ना, ये माइक्रोवेव सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। समझिए, मैं बता रहा हूं, माइक्रोवेव सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, माइक्रोवेव सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, और उस रडार से माइक्रोवेव सिग्नल निकलता है, जमीन पर जाता है, गोज टू द ग्राउंड, और फिर ग्राउंड से लौट कर आता है। जाकर और लौट के आने पर जिस तरह के रिजल्ट ये वेव्स या ये माइक्रोवेव का सिग्नल ऑब्जर्वेशन देता है, उसी बेस पर ये आइडेंटिफाई होता है कि जमीन पर नीचे क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, और जो माइक्रोवेव्स की वजह से जो जमीन पर चीजों को ऑब्जर्वेशन किया जाता है, वो फ्रैक्शनल चेंजेस को चेक किया जा सकता है। ओके, सो सीधा याद रखना, यहां पर माइक्रोवेव सिग्नल ट्रांसमिशन के द्वारा मत जाइए, सिर्फ याद रखिए माइक्रोवेव सिग्नल ट्रांसमिशन के द्वारा सिंथेटिक एपर्चर रडार अर्थ की इमेजेस को, अब इसको फिजिक्स है, जमीन पे जाएगा, उसकी स्कैटरिंग करेगा, ठीक है, उसके क्या होंगे, टर्मिनल्स होंगे, मत जाइए, बस आप ध्यान रखें माइक्रोवेव सिग्नल ट्रांसमिशन के द्वारा सिंथेटिक एपर्चर रडार फ्रैक्शनल होने वाले चेंजेस को डिटेक्ट करने की कोशिश करेगा। और जिसकी जो इमेजेस होती है वो हाई रेजोल्यूशन वाली होती है, अच्छी खासी क्लियरिटी ज्यादा आती है, और फ्रैक्शनल चेंजेस को आइडेंटिफाई कर देगा। थंबनेल चाहिए भाई हमको सबका, क्योंकि ये स्पेशली पूछेगा सिंथेटिक एपर्चर रडार के बारे में। क्या काम है? तो काम तो वही है ना जो तुम लोग यहाँ देखे हो, काम तो यही है ना जो यहाँ देख रहे हो तुम लोग, काम तो यही है ना जो ये लिखे हो, फ्रैक्शनल चेंजेस, काम तो यही है ना ये जो यहाँ बताएं, फ्रैक्शनल चेंजेस, रेट ऑफ चेंजेस, इंचेस में चेंजेस, ये उसका काम है, ये उसका काम है, दिस इज द फीचर। अभी हम लोग एक और सैटेलाइट है जो लास्ट रह गया, जिसका नाम है इनसेट-आर जीसैट। आज सैटेलाइट तो पूरा खत्म करते हैं। अगले लेक्चर, हेलो सर, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मैं आपकी रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ सर, आप इंग्लिश ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं, वो कम समझ में आ रहा है। बेटा देखो, हम बाइलिंगुअल पढ़ा रहे हैं, हम नहीं पढ़ा रहे हैं। मेरी सहानुभूति हिंदी माध्यम के बच्चों के साथ है, ठीक है। मैं अनअकैडमी पे 3 महीने के लिए जुड़ा हूँ अभी, ठीक है। अगर रिस्पॉन्स रहा तो आई विल बी कंटिन्यू, ठीक है, तरीका है, ठीक है। अभी हमको जो लेक्चर दिया गया बच्चा, हमको बाइलिंगुअल दिया गया है, ठीक है, हमको बाइलिंगुअल दिया गया है, ठीक है। तो विशाल आप समझो जरा, ठीक है बच्चा, हम तुम्हारा परेशानी समझते हैं, क्योंकि हम भी हिंदी माध्यम के विद्यार्थी रहे हैं, ठीक है। तो जरा हम भी समझ रहे हैं, तो थोड़ा बाकी बच्चे भी थोड़ा इसको समझाओ भाई, विशाल को थोड़ा, है कि नहीं। राम नारायणन बच्चा है ना, अभी तो नहीं हो पा रहा है, अभी तो यही टाइमिंग हो रहा है। मीन इंग्लिश वर्ड ही ज्यादा यूज करते हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। नहीं, वो सब ठीक, अच्छा पढ़ाते हैं दोस्त, लेकिन हमारी सहानुभूति है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के साथ। मैं आपको खुद बोला हूँ कि मैं आपको शुद्ध इंग्लिश में भी पढ़ाना पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं शुद्ध इंग्लिश अभी बेंगलुरु में आ गया, अब मैं फेस टू फेस क्लासेस ले रहा हूँ, यहाँ बच्चे हिंदी में बात नहीं करते,
ओके, हियर द पीपल आर लाइक टू स्पीक द कन्नड़ा और काफी चीजें, तो मुझे कन्नड़ा आती नहीं, तो हियर आई ओनली स्पीक इंग्लिश, आई नेवर लाइक टू स्पीक इन हिंदी। वहीं मैं आपको बताऊं तो अपने गोरखपुर में जो मैं पढ़ाता हूँ वहां शुद्ध हिंदी में पढ़ाता हूँ, पूर्वांचल आई इसमें, तो वो डिपेंड करता है ना बच्चा, ठीक है। अब यहाँ पर मेरी कोर्सेज बाइलिंगुअल में है, ठीक है, वर्ड तो हम सारा इंग्लिश ही यूज करेंगे ना, ठीक है। चलिए अच्छा, अब सुनिए, अब थोड़ा और बताते हैं, ठीक है। सर प्लीज कंसीडर टाइमिंग जैसा देश बेस, अच्छा चलिए, है ना, टाइमिंग बच्चा अभी नहीं सेट हो रहा है, तुम लोग नहीं समझ रहे हो। यही असल में क्या होता है ना, इनका एक शेड्यूल होता है, ठीक है, इनका एक शेड्यूल होता है, ठीक है। चले अभी अभी आगे बढ़ने दीजिए हमको, ठीक है। तुम लोग एकदम हमको घबरा दिए, हम सोचे इंसेट जी से खत्म करें, तो अब तुम लोग हाँ सीखा, ठीक है बच्चा, तुम थोड़ा हिम्मत हमारा बंधाना है, सब हमारा हिम्मत कमजोर कर दी है, ठीक है। क्या बताएं, हम जानते हैं हमारा दिक्कत क्या है, हम सबको खुश नहीं कर पाते हैं, ये हमारी शुरू से आदत रही है, ठीक है, हम खुश नहीं कर पाते हैं, ऐसी टेंशन में हम मरे जा रहे हैं, हम सबको खुश क्यों नहीं कर पाते हैं, ये बहुत दिक्कत है, हम सबको खुश नहीं कर पाते, इसलिए हम बार बार क्षमा मांगे आगे निकल लेते हैं, ठीक है। इनसेट या जी सेट, चलिए इनसेट जो है इसका पूरा नाम है मित्र इंडियन सैटेलाइट, इसका पूरा नाम है इंडियन सैटेलाइट। जीसैट का पूरा नाम है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। सो इनसेट का पूरा नाम है इंडियन सैटेलाइट, जीसैट का पूरा नाम है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, शुरुआत में जो सैटेलाइट था इनसेट बोला जाता था, क्यों? हम लोग फॉरेन लॉन्च व्हीकल को यूज करते थे, वी पीपल वर यूजिंग फॉरेन लॉन्च व्हीकल। हम लिखते बच्चा इंग्लिश में ही है क्योंकि बाइलिंगुअल है ना, बोलते हिंदी में है, ठीक है। अभी हम इसको है ना विदेशी पीछे पड़ियान नहीं बोल रहे हैं, हम नहीं बोल पाएंगे ना, फॉरेन लैंग्वेज पे विदेशी हमसे नहीं हो पाएगा, थोड़ा है ना, बोल हिंदी में रहे लेकिन वर्ड हम इंग्लिश में यूज कर रहे हैं ना, ये बोला भी गया है हमको बाइलिंगुअल ऐसे ही करने को। फॉरेन लॉन्च व्हीकल है ना, अब हम तो खुद ही बोले हैं, आप लोग फीस दिए हैं, आप लोग महान हैं, आप लोग कंज्यूमर हैं, और कंज्यूमर को बहुत सारा राइट होता है, हम तो अध्यापक हैं। आप हमसे जो क्लास शेड्यूल कराइए, हम तीनों विषय में पढ़ाते हैं, हम आपको पहले बोला हम तीनों विषयों में पढ़ाते हैं, बाइलिंगुअल भी पढ़ाते हैं, हिंदी भी पढ़ाते हैं, अंग्रेजी भी पढ़ाते हैं, ठीक है। हमको जो आदेश दिया जाएगा हम वो काम करेंगे, ठीक है। हम तो तुमसे उसी दिन बोले थे कि आप लोग रिक्वेस्ट डालिए कि शुद्ध सर हमको हिंदी में पढ़ा दें, डालिए 300-400 लोग डालिए, सारे बैच के लोग एक साथ आइए। यहाँ तो हम सबको जोड़ नहीं पाए ना, जरूरी दिक्कत हम जोड़ नहीं पाए। बायोलॉजी क्लास में क्यों शुरू किए थे, हम सबको जोड़ने के लिए किए थे, वो हमारा रह गया, हम जोड़ ही नहीं पाए। कुछ लोग कह रहे हैं सर बहुत जल्दीबाजी में है आप, तो हम नहीं जोड़ पाए, तो हम 3 महीना हमारे पास है, तो हम करेंगे क्या, जल्दीबाजी नहीं करेंगे तो। चलिए आगे बढ़िए, कल और एक बायोलॉजी की क्लास है, ठीक है, उसमें हम जेनेटिक्स शुरू करने वाले हैं, 1 घंटे का क्लास होगा, देखिएगा क्या कराएंगे, मेंडेस ला का लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑफ नेस कल करा देंगे। जोड़ेंगे सर अभिषेक, जोड़िए जोड़िए, देखते हैं, 2-3 दिन का टाइम मिला है, जोड़ लीजिए तो अच्छा है, जनवरी में हम खत्म कर लेंगे। जैसा पढ़ाते हैं वैसा साइंस पढ़ाते हैं नहीं है, 10 डे में साइंस नेटेक खत्म कर देते हैं, बहुत अच्छे से समझ आ रहा। अरे हमारा तो 10 दिन अभी तो खत्म, अभी तो 12 दिन में अभी तो सिर्फ एनर्जी खत्म हुआ, अभी स्पेस चल रहा है, स्पेस में भी आधा भी नहीं हुआ है, ठीक है। कल हम लोग लॉन्च व्हीकल के साथ मिशन पे जाएंगे, मिशन में पहले वो वाला बताएंगे जो भारत भेज चुका है, ऑर्डर में चलेंगे, चंद्रयान 1, फिर मंगलयान, फिर एस्ट्रोसैट, फिर चंद्रयान 2, इतना तो हो गया है। उसके बाद फिर बात करेंगे, देखो आदित्य भेजने जा रहे हैं, उसको बताएंगे, फिर तुम्हारा ये गगनयान बताएंगे, जो नया रिपोर्ट आया है, जो भी हम करें वो बताएंगे, फिर उसके बाद तुम्हारा शुक्रयान बताएंगे, ठीक है। अभी हमको पढ़ाने दो, बहुत बढ़िया, ठीक है। हम 3 महीना समझ गए ना क्यों आए हैं, हम एक बार अनअकैडमी पे पढ़ा दे कम से कम, ठीक है, ठीक से पढ़ा दे। चलिए, वैसे हमको पता है अभी हमारा आगे बढ़ेगा, देखो बहुत सारा प्रीवियस बन जा रहा है, तो भाई अब बनेगा ही बनेगा। चलो, अच्छा मैं जानता हूँ क्या सब धंधा चल रहा है, बिजनेस, चलो ये सब बोलना नहीं चाहिए हमको यहाँ आके, ठीक है। पर आप लोग तो पढ़िए ना मन से, जब हम पढ़ाई, हम ही तो पढ़ा रहे ना, तो सुनिए। लेकिन कहाँ है आप लोग, नहीं है, हमसे नहीं जोड़ पाए ना आप लोग, बायोलॉजी तो खराब हो गया हमारा, पूरा का पूरा किया जरा पानी फिर गया। यहाँ तो बायोलॉजी पढ़ाने वाले है नहीं, यहाँ तो हमको साइंस से एनवायरमेंट पढ़ाएंगे, अब वहाँ पे सोचे बायोलॉजी पढ़ा देते, फिजिक्स पढ़ा देते, केमिस्ट्री पढ़ा देते, सारा आप लोग गुड़ गोबर कर दिया, हमारा खून खोलता है हमारा। चलिए, खूने खोल रहा है, सबसे गुड़ गोबर कर दिया, इतना बढ़िया बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री शुद्ध बाइलिंगुअल पढ़ा देते, उसका शुद्ध इंग्लिश में पढ़ा देते, शुद्ध हिंदी में पढ़ा देते, सारे बच्चों का अपना हो जाता, यही पढ़ा रहता जिंदगी भर, देखते रहते सब, बैंकिंग एसएससी पीओ सब फोकट में पा जाते, ठीक है। तो ये फॉरेन लॉन्च व्हीकल से भेजा गया। मेरा कहने का मतलब है, जब हम लोगों ने दूसरे कंट्री के लॉन्च व्हीकल से जब इनसेट को भिजवाया, तो हम इनसेट रखे थे, क्यों? कहेंगे उसमें कौन सा भारतीय वाला है, उसके लिए इंडियन सैटेलाइट नाम होता था। लेकिन जब हमने इंडिजीनस लॉन्च व्हीकल यूज किया, मतलब भारत द्वारा निर्मित जब लॉन्च व्हीकल यूज होने लगा, इंडिजीनस लॉन्च व्हीकल, तो हम लोगों ने जियो स्टेशनरी जनरल नाम यूज करना शुरू किया। फिर हम लोगों ने इंडियन नाम नहीं लिखा। अब जब हम लोग, बताओ, तुम्हारा यूरोप का एरियन रॉकेट या लॉन्च व्हीकल से सैटेलाइट भेजा जा रहा है, तो यूरोप अपना भेजने के लिए एरियन यूज कर रहा है ना, उसमें भारत वाला भी भेजा जा रहा है, तो भारत वाले के लिए उसका नाम इंडियन सैटेलाइट रखा जाता था। या समझ में आ गया? लेकिन जब भारत ने अपने लॉन्च व्हीकल को यूज किया, तो हम लोगों जनरली जियो स्टेशनरी, जीसैट अपना जीसैट जियो स्टेशनरी भेजा जा रहा है, जनरल नाम यूज होने लगा।
ठीक है, वही मैं आपको सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, उसको ध्यान दीजिएगा और आगे बढ़िए और आगे बढ़िए। तो याद रखिएगा, जब हम लोगों ने अपने लॉन्च व्हीकल को यूज करना शुरू किया दोस्त, तो हम एक जनरल नाम जियोस्टेसी यूज करने लगे, लेकिन जब हम फॉरेन लॉन्च व्हीकल यूज करते थे तो हम उसको इंडियन सैटेलाइट इनसैट बोलते थे। तो इनसेट जो है वो पहले था, अब वो जीसैट। तो इनसेट और जीसैट दोनों जाता कहां है? वहीं 36,000 किलोमीटर प्लस माइनस 5,000 6,000 पे जाता है। पहले भाई यूरोप हमारे ऑर्बिट में लाके भेजता था, आज हम अपना अपने ऑर्बिट में भेजते हैं, लेकिन उसके बदले हम यूरोप को पैसा देते थे, फोकट में नहीं। ये होता है स्पेस कॉमर्स। तुम लोग सुनते हो कि भारत ने अमेरिका के 96 सैटेलाइट भेजे। अरे भाई 96 सैटेलाइट जो अमेरिका के भेजे हैं तो फोकट में नहीं भेजा, भारत को अमेरिका ने भारत को पैसे दिए, तो इसको बोलते हैं स्पेस कॉमर्स। पहले वही काम भारत किसी और से करा था, उसको पैसे देता था, वो कंट्री पैसे कमाती थी। इसरो कमाता है, इसरो का मतलब हमारा भारत सरकार। बताएंगे आपको एंट्रिक्स और एनएसआईएल आपको बताना है मुझे। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड जो इसरो का कमर्शियल विंग है भारत में, इन सब चीजों के लिए इन्वॉल्व होता है। और जो भी नया 2019 में लाया है सरकार, जिसको हम कहते हैं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो इंडिया में भी कमर्शियल पर्पस के लिए, इंडिया में भी हम लोग कमर्शियल विंग कहते हैं। इंडिया में कमर्शियल विंग है एंट्रिक्स, और इंडिया में कमर्शियल विंग है क्या? एंट्रिक्स है। और क्या है? एनएसआईएल। एंट्रिक्स तो बहुत पुराना है, बात करेंगे एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और एनएसआईएल जिसको हम कहते हैं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये भारत 2019 में लेकर आया है। अभी हम आगे बात करेंगे। ओके, सो हम आगे बात करेंगे, रुकिएगा। इनके काम क्या क्या है ना। जब इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे वहां बताएंगे इंडिया का लॉन्चिंग स्टेशन, आईसैक क्या होता है, विक्रम साराभाई क्या होता है, सतीश धवन स्पेस स्टेशन क्या होता है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर क्या होता है, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर क्या होता है, ये सारे के सारे नाम मैं आपको बताऊंगा। ओके सर, बट उल्टा नाम कैसे है? इनसेट और जी। अरे भाई इनसेट उल्टा नाम कहां है? इन फॉर इंडियन जी सेट, कुछ भी कहीं भी हो गया, हमको नहीं आता कुछ नहीं। हाँ हो गया। अब बात करते हैं। हम यहाँ पे तुमको इतना बताने बात कर रहे हैं कि इनसेट या जीसेट सीरीज सैटेलाइट जो है, इट इज अ मल्टीपर्पज। हम लोग बात यहाँ करेंगे इनसेट या जीसेट सीरीज सैटेलाइट इज अ मल्टीपर्पज सैटेलाइट। ये आपके पेपर का एक क्वेश्चन है। किसी जमाने में मेंस में एक क्वेश्चन था जो गंद मचा था। इंडिया में 5 लैब इंडिया में होना चाहिए ना? 5 लैब समझ नहीं आ रहा है। इनसेट या जीसेट इज अ मल्टीपर्पज सैटेलाइट है ना, इज अ मल्टीपर्पज सैटेलाइट है ना, इज अ मल्टीपर्पज सैटेलाइट। बात ये होती है कि इनसेट या जीसेट सीरीज सैटेलाइट जो है वो मल्टीपर्पज सैटेलाइट है। ठीक है, देखो ऐसा है, अगर तुम जेआरएम जो भी है, तो हमने नाम बता दो यार, जेआरएम के बारे में हमको बोलना ठीक नहीं लगता। ठीक है, सिर्फ ये जान लो, अगर तुम ये सोच रहे हो कि सारे सैटेलाइट भेजने के लिए इंडिया के अंदर से सैटेलाइट भेजना चाहिए, ये कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जब हम सैटेलाइट को भेजते हैं तो कहीं से भेजें, लेकिन उसको उस कंट्री की ऑर्बिट में लगाना होगा, उसके इंक्लिनेशन के सामने। ठीक है, ये ध्यान रखना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त। हाँ, तो इंडियन सैटेलाइट फार्मर भेज रहे, इसमें क्या दिक्कत है? हमारे पास अपना लॉन्च व्हीकल नहीं था भेजने के लिए। तो हमको ये बताओ, जब हम आर्यभट्ट भेजे थे तो इंटर कॉस्मोस यूज किए थे कि नहीं? हमारे पास था अपना रिमोट सेंसिंग भेजने के उस समय? नहीं था। तो क्या भारत वेट करे जब बना लेंगे तब करेंगे? ऐसा क्या मतलब होता है? दूसरे कंट्री भिजवा लीजिए अपना। कल को आज तो भारत अपना बना रहा है ना, इसमें क्या ऐसा लॉजिक है जो हमको मतलब इसमें आप लोग फंसा रहे हैं? ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि इनसेट या जीसेट इज अ मल्टीपर्पज सैटेलाइट है ना। इनसेट या जीसेट इज अ मल्टीपर्पज। अब बात करेंगे भाई, अब बात करेंगे भाई क्यों इनसेट या जीसेट एक मल्टीपर्पज सैटेलाइट क्यों है, इस पर हम लोग बात करेंगे, सुनिएगा। ठीक है, एक बात बताता हूं, जैसे बहुत सारे काम सबको पता है कि 24/7 वाले जो भी काम होगा वो यही संभालेगा। एवरीबॉडी नो वेरी वेल, थंबनेल दीजिए। एवरीबॉडी नो वेरी वेल, जो 24/7 वाला काम होगा वो सारे यही संभालेगा। वेरी गुड, एवरीबॉडी नो यही संभालेगा। अब इसमें होता क्या है सुना। So 24/7 वाले सारे काम यही संभालेगा। होता क्या, लिसन, एक्चुअली इनसेट या जीसेट में क्या होता है कि अब देखो कौन कौन से काम है। एक तो सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन का मान लो काम है, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। देखो दोस्त, सर्च का मतलब होता है खोज और रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव। मान लो कोई प्लेन है इधर उधर कहीं गायब हो गया, तो हर कंट्री कोशिश करती है उसके सैटेलाइट के रेंज में क्या वो प्लेन आया है बताने की कोशिश करती है। ये तो कंस्ट्रक्टिव काम है, ये तो मदद वाला काम है। ठीक, उसमें से हमारा ये वाला जो होगा ये कहीं ना कहीं इस तरह के इनसेट और जीसेट की मदद से हम अपने एयर ट्रैफिक और अच्छा कर लेंगे। आपको बताऊंगा, जब मैं आपको गगन पढ़ाऊंगा तो गगन के केस में बताऊंगा, गगन में जीसेट ही लगाए गए हैं और इंडिया का जो एयर ट्रैफिक उसको और अधिक ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की गई है। क्योंकि पहले जो रडार सिस्टम से जो प्रॉब्लम आती थी उसको और बेहतर बनाया गया है और इसी गगन आया है। मैं आपको बताऊंगा, इंडिया के 2 जीपीएस में आपको पढ़ाऊंगा, तो गगन है, सेकंड IRNS, शायद कल नहीं, उस पर हम लोग परसों पहुंचेंगे। ठीक है, बताऊंगा IRNS के बारे में हम लोगों ने पीछे ऑर्बिट पर भी बात किया था, 3 GO और GTO। ओके, और सुनिएगा, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन पहला हो गया, खोज एवं बचाव के लिए। ठीक है, दूसरा और सुनो, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के अलावा, ठीक है, इसके अलावा इनसेट और जीसेट आपको और काम करेगा। जैसे मान लीजिए आपको टेली कम्युनिकेशन की हेल्प है, बिल्कुल करेगा, क्योंकि 24/7 है, तो टेली कम्युनिकेशन में भी इसकी हेल्प ली जाएगी। तो वी विल आल्सो यूज इट इन द केस ऑफ टेली कम्युनिकेशन। तो टेली कम्युनिकेशन में भी इसका हेल्प लिया जाएगा, दूरसंचार में भी। दूरसंचार में जैसे तुम लोग ब्रॉडकास्टिंग में यूज कर सकते हो, जो भी 24/7 है, ब्रॉडकास्टिंग यूज कर सकते हो, है ना, सैटेलाइट न्यूज गैदरिंग यूज कर सकते हो, सैटेलाइट न्यूज गैदरिंग कर सकते हो, इवन डीटीएस की फैसिलिटी ले सकते हो, डिश टीवी भी कर सकते हो, ये कर सकते हो, इवन वेदर फोरकास्टिंग भी हो सकती है
है ना। मौसम की जानकारी, देखो मौसम की जानकारी तुम लोग को रिमोट सेंसिंग से भी मिलता है, मौसम की जानकारी काफी हद तक तुम लोग को अर्थ ऑब्जर्वेशन से भी मिलता है, और मौसम की जानकारी तुम लोगों को इसकी मदद से भी मिलता है, इनसेट जी से। इवन भारत ने तो एक मौसम की जानकारी के लिए स्पेसिफिक इनसेट भेजा था जिसका नाम था मैक्सैट, अभी भी मुझे याद है मैट, है ना। ये भेजा था सितंबर 2012 में, सोचो कितने साल हो गए, ठीक है। लेकिन इसकी कहानी है ना, वही मैं 13 से आप लोग को आईएएस के लिए पढ़ाना, सॉरी हाँ 2003 से वही मैं कह रहा हूँ 2 में गया था, उसी समय पढ़ाना शुरू किया, सितंबर 2002 में गया था और 2003 से तुमको पढ़ाना शुरू किया। और वहीं मेरे ख्याल से 2006 में, हम थोड़ा डाउट में है, कल्पना चावला की डेथ हुई थी, हम लिटिल बिट डाउट, हम क्वेश्चन मार्क लगा दें तो हमारी नौकरी ले लोगे, ये भी दिक्कत होता है कुछ अगर एक माइनस हो गया ना। और कल्पना चावला की मृत्यु इसी मेटसेट का नाम बदलकर कल्पना कर दिया गया था, वो तेरी टाइम हो ना, इसी को बदलकर कल्पना वन कर दिया गया था। मेटसेट को, मेट का मतलब क्या होता है, मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट, लेकिन नाम उसका इनसेट जीसैट नहीं रखा गया था, उसका नाम मेट्रोलॉजिकल पर्पस के लिए भेजा जाने वाला सैटेलाइट, मौसम की जानकारी के लिए भेजा वाला सैटेलाइट मेटसैट बोला गया था। सितंबर 2002 को भेजा गया था, ओके सितंबर 2002 को भेजा गया था, यही लॉजिक है उसका। ओके एवरीवन, सितंबर 2002 को भेजा गया था। अभी और सुनिएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं इनसेट जीसैट सैटेलाइट्स को व्हाई वी आर कॉलिंग देम एज अ मल्टी, यू पीपल क्लियर व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ मल्टीपर्पज सैटेलाइट। ठीक है, अरे सुनो एक चीज तो हम दोनों को बताएं ही नहीं, कोई नहीं 5-10 मिनट एक्सटेंड करेंगे क्योंकि हम इनसेट जीसैट खत्म करके ही आ जाएंगे। असल में होता क्या है, ताकि कल से हम लोग नया टॉपिक करें, ठीक है। यहाँ सुनो, हम लोग जब रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट पढ़ रहे थे, यहाँ पे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट पढ़ रहे थे, मैंने चीज तुम लोग को बताया नहीं। असल में जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट थे ये वाले, शुरुआत में इनके जो नाम थे इन द बिगनिंग, उसका नाम था IRS। शुरुआत में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के नाम IRS-1A, IRS-1B, IRS-1C, IRS-1D ऐसे नाम थे, IRS-1E, IRS-1P ऐसे नाम थे, ठीक है। लेकिन आगे चलकर इस IRS के नाम न्यू नाम हो गए। आज आप ये नाम सुनते हैं जैसे कार्टोसैट, ये सब जान लो, कार्टोसैट, ओशन सैट, रिसोर्स सैट, रीसैट, सी सैट ना बोल देना, गला घोट दूंगा, ठीक है। आजकल ऐसे ऐसे नाम होते हैं, कार्टोसैट मौसम की जानकारी, कार्टोलॉजी, ओशन सैट ओशन की स्टडी, रिसोर्स सैट रिसोर्सेज संसाधनों की जानकारी, रीसैट जासूसी उसी टाइप। तो आजकल जो नाम है ना वो इस तरह के नाम चलते हैं, दोस्त ध्यान रखना। इसलिए जरूरी है ना, क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप जोड़ लें, आ जाएगा न्यूज कार्टोसैट 2C भेजा गया, अरे भाई कार्टोसैट 2C भेजा गया मतलब कार्टोसैट कुछ ना कुछ कार्टोलॉजी या मैपिंग से लेता देता है। ये कार्टोसैट किससे जुड़ा हुआ है, कार्टोसैट मैपिंग से जुड़ा हुआ है, तो इसको ध्यान रखना। यानी कोई ऐसा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है कुछ ना कुछ मैपिंग से लेना देना है, सीधी बात। ये ध्यान रखेंगे ना आप लोग, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे स्टैटिक भी हो रहा है और करंट अफेयर्स की भी चीजें पढ़ा रहा हूँ। अब साल करंट में आया है, वो सब पढ़ा दिया है। आप सब एक नंबर के लखेरे टाइप के हैं। मैंने बोला है कि मेरा करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए, आपके बड़े काम आएगा, है ना। नहीं पढ़ेंगे तो फिर बकवास वाला काम करें, आपको नुकसान होगा, बता देना, ठीक है। आप देख लीजिएगा, हमारा जो काम था हम ईमानदारी से कराते हैं। ओके चलिए, हाँ हम लोग यहाँ पे थे और इसमें थोड़ा सा और बात करने वाले हैं इनसेट जीसैट में। एक्चुअली मैंने ये देखा कि इनसेट और जीसैट को हम लोग मल्टीपर्पज क्यों कहते हैं, ठीक है। सुनो, अरे इसमें कुछ चीज होता है। एक्चुअल में इंडिया के जो बहुत सारे डिपार्टमेंट है ना, इंडिया के जो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं या मिनिस्ट्री हैं, इंडिया के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज हैं, ये डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज जो है, समझना, ये जो इंडिया के डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज हैं, ये डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री सब इनसेट और जीसैट का डेटा यूज करते हैं अपने डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री की साइट पर चीजों को अपडेट करने के लिए। चलो मैं तुमको लिए चलता हूँ, कुछ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के नाम लिख रहा हूँ, जरा सुनना, ठीक है। जैसे हम तुमको जो लिख रहे हैं सारे, ये सब इनसेट जीसैट का डेटा ले। जैसे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, हाँ सर अभी आपने बोला था मेट्रोलॉजी के लिए भी मेटसेट बोला था, तो कहीं ना कहीं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसकी हेल्प ले रहा होगा, मेट्रोलॉजी से जुड़ा है। इसको IMD कहते हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ऑल इंडिया रेडियो देखिए, ऑल इंडिया रेडियो देखिए, हाँ सर ये भी हो जाएगा। ब्रॉडकास्टिंग की बात की थी, AIR, ये भी इससे काम कर रहा है, सैटेलाइट से। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस देखिए, DOS, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस देखिए, DOS, इसको DOS कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस काम कर रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, DOT काम कर रहा है। दूरदर्शन काम कर रहा है, ये देखिए दूरदर्शन काम कर रहा है। ये क्या दिख रहा है आपको सर? आप जो बोल रहे हैं सब कुछ दिख रहा है कि यहाँ पर मल्टीपल नंबर ऑफ चीजें हैं जो यूज की जा रही हैं, यहाँ पर मल्टीपल नंबर ऑफ चीजें हैं जो यूज की जा रही है, ठीक है, ऐसा समझिएगा। मल्टीपल चीजें हैं जिनका यूज किया जा रहा है।
मल्टीपल चीजें हैं जिनका यूज किया जाए, जैसे समझिएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब डिफरेंट तरह के डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज है जिनकी हम लोग हेल्प कर रहे हैं इस तरह के काम करने के लिए। ठीक है, मेरे बुक के अलावा आपको कोई पीडीएफ और नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब सुनिएगा एक मिनट, अब यहाँ पे एक फैक्चुअल डेटा भी है जो आपको देना है। पता है इंडिया को जो पहला इनसेट हमने भेजा था सक्सेसफुली, उसका नाम था इनसेट 1B, ठीक है, इनसेट 1B, और वो भेजा गया था 1983 में, 1983 में भेजा गया था। इनसेट 1B 1983 में भेजा गया था, और यही इनसेट 1B जो 1983 में भेजा गया था, यही भारत का पहला इनसेट है, यही भारत का पहला इनसेट है। अब आपको भी पता है ये जीसैट नाम नहीं, इसका दूसरे कंट्री की मदद से भेजा गया। तो अगर ये क्वेश्चन आता है इनसेट इज अ मल्टीपर्पज सैटेलाइट, तो आपके पास अच्छा पॉइंट है, लेकिन सुनो ये आज के जमाने का क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको बेवकूफ नहीं बनाना चाहता। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ रिमोट सेंसर, ये आज के जमाने का फंक्शन नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो ये आएगा ना। ओके, ये तो आएगा ना, तो ये ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में तो आ ही सकता है। इस तरह के सिंपल क्वेश्चन का जमाना थोड़ी ना कि आज और आ गया तो वैसे भी आपका क्या नुकसान होने वाला है। इस तरह के क्वेश्चन 2008-9 के आसपास मेंस में आया करते थे, लेकिन फिर भी दोस्त ऐसा नहीं है, चलते चलते वाले में क्वेश्चन हो सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव में तो आज भी देखो, रिमोट सेंसिंग वाला भी 2015-2019 में तुमने खुद देखा था 1 2 3 4 1 2 3 4 आया हुआ है। ओके एवरीवन, 1 2 3 4 1 2 3 4 आया हुआ है, तो वही मैं कह रहा हूं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके एवरीवन, चलिए और आगे बढ़ते, रुकिए अभी एक चीज और हमको पूरा करने दीजिए। असल में जो इनसेट सीरीज सैटेलाइट है ना, 5 मिनट और सुन लोगे तुम लोग। असल में जो इनसेट सीरीज सैटेलाइट है उनके बहुत सारे सीरीज आए थे, 5 मिनट और देखो बस है ना, 5 मिनट। इनसेट के बहुत सारे सीरीज आए थे, हम चाहते हैं ना कि एक पार्ट आज खत्म हो जाए, कल आएंगे, क्या शुरू करना है सर, लॉन्च व्हीकल, देख नए से शुरू है ना, नया टॉपिक से। इनसेट से असल में जो इनसेट सीरीज सैटेलाइट है दोस्त, शुरुआत में से इनसेट 1 था, इनसेट 2 था, इनसेट 3 था, इनसेट 4 था, उसके बाद जाकर हम लोग का जीसैट शुरू हुआ, उसका जीसैट। अब इनसेट 1 में क्या है, 1A 1B 1C 1D 1E इस तरह के थे, 2A 2B 2D 2C 2D 2E 3A 3B 3 4A 4B 4C 4D 4 इस तरह करते थे, ABC ऐसे चला। ओके, और पहला जो सक्सेसफुल गया वो इनसेट 1B था 1983, इसने इतिहास रच दिया, तो हम आज भी पढ़ रहे हैं। और एक बात और याद रखना, जब भी हम कोई भी इनसेट भेजते हैं, अगर वो अपनी कक्षा में नहीं जाता है तो उसको कहते हैं ड्रिफ्ट हो गया, यानी भटक गया, उसको ड्रिफ्ट ऑर्बिट कहते हैं। ये कुछ टर्म्स है जो आपको जानने पड़ेंगे ऑर्बिट में भी, की भाषा में। इतना बढ़ाया जैसे 90 वैसे 96, इतना जब साल लियो तो एक लाइन में और क्या क्यों क्या दिक्कत है। कहने का मतलब अगर सैटेलाइट ठीक से अपने ऑर्बिट में नहीं गया, उससे थोड़ा अगल बगल जगह हो गया, उसको ड्रिफ्ट ऑर्बिट में गया है, यानी भटक गया अपनी कक्षा से। अगर ड्रिफ्ट ऑर्बिट में गया यानी भटक गया अपनी कक्षा से, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, भटक गया अपनी कक्षा से। वाह, सिर्फ 50% ही डेटा मेरा खत्म हुआ है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। यानी मैं अगर 4 घंटे क्लास में हूं तो मेरा काम चल जाएगा, 3 घंटे क्लास चल जाएगा, ठीक है। 1A जो था वो ऐसा ही कुछ हुआ था, वो नहीं गया था, ड्रिफ्टेड टाइप सा हो गया, जिसे हम बताए हैं। ऐसा था कि पता है 1 महीने में पता चला था कि 10 दिनों कन्वे नहीं करता था सैटेलाइट, तो बेकार है। टीवी भी मान लो अगर इस तरह का सैटेलाइट भेजो और कन्वे करे सिग्नल ना, तो बेकार है, टीवी भी बंद पड़ा रहेगा। वही मेरा कहने का मतलब है, आप समझ गए मैं क्या रहा हूँ। ओके, बन गया, बंद पड़ा होगा। तो आई होप एवरीबॉडी क्लियर है यहाँ पे आपको क्या कहना चाह रहा था, यू पीपल वेरी क्लियर, क्लियर। अच्छा, और वही बाद में जब हमने अपने GSLV का यूज करने लगे, लॉन्च व्हीकल का, अमेरिका बाहर कंट्री करने बन के, हमने जीसैट कहना शुरू किया। शुरुआत में जानते हो ये सारे के सारे इनसेट 1 में ऐसा कहते हैं अमेरिकन स्पेस एजेंसी ने भारत की हेल्प की थी, इनसेट 2 में अमेरिकन स्पेस एजेंसी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी दोनों ने भारत की हेल्प की थी, जबकि बाकी जो अन्य है ना उसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भारत, अरे वही एरियन लॉन्च व्हीकल जो हम बार-बार तुमसे कह रहे हैं, एरियन लॉन्च व्हीकल, ये यूरोपियन यूनियन का लॉन्च व्हीकल, यही सब दिए थे, हम तो पैसा देते थे उन लोगों को, और यही एरियन से हमारा सैटेलाइट काबुल से भेजते थे सर, यही सब काबुल से भेजते थे सर, ये ध्यान रखिएगा, यही सब काबुल से भेजते थे, यू पीपल शुड नो। ओके एवरीवन, यही सब काबुल से भेजते थे। ये यही चीज है जो आपको यहाँ पे जानना था, जो मैंने आपको समझा दी। अब यहाँ पे आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, एक काम करो, मुझे थंबनेल दो, आप में से कितने लोग मुझे सुन रहे हैं, फिर मैं एक लाइन बोलने वाला हूँ, फिर उसको हम लोग यहाँ से चलने वाले हैं। एक बच्चा एक ही देगा। ओके, कल बायोलॉजी का सेशन है, दैट इज 9 PM फॉर 1 hour। ओके, 6 to 8 का जो सेशन है वो साइंस एंड टेक का है, और 9 ऑनवर्ड जो सेशन है वो बायोलॉजी का है। 6 to 8 के सेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस समय सुनिए, बाद में सुनिए, पर ये बायोलॉजी वाले सेशन में प्रॉब्लम है, आपको उस समय आना पड़ेगा, और कम से कम 500 लोगों को तो रहना पड़ेगा। वैसे तो उन्होंने 1000 बोला है, ठीक है, 2000 की कमिटमेंट हुआ है, ठीक है, लेकिन हम 500 कह रहे हैं, 500 लोगों को रहना पड़ेगा, ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ, नहीं तो फिर आने वाने की जरूरत है नहीं। ओके एवरीवन,
ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा, अगर कल आप लोग 1000 पहुंच जाते हैं, अगर आप लोग कल 1000 पहुंच जाते हैं, टुमारो इज द 4th ना, तो 5th ऑनवर्ड मान लीजिए, ठीक है, मान के चलिए अगर 500 प्लस आप क्रॉस कर जाते हैं हर दिन, तो आप 5th ऑनवर्ड्स हर दिन 1 घंटे हमसे बायोलॉजी पढ़ पाएंगे। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, हर दिन आप हमसे 1 घंटे बायोलॉजी पढ़ पाएंगे। अब वो आपके ऊपर है। मैं अभी कोर्स को डिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं कोर्स को डिजाइन कर रहा हूँ, उसका वो शेड्यूल कर रहा हूँ, ठीक है, और उस कोर्स को शेड्यूल करके मैं उस पर टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा क्या करना है। यू पीपल नो वेरी वेल। सर टाइमिंग चेंज प्लीज, हिस्ट्री क्लास। ये मेरा टाइमिंग नहीं है बच्चा, ये उनका टाइमिंग है, ये एक स्पेशल क्लासेस का टाइमिंग मेरा होता है, ठीक है, वो मेरा शेड्यूल होता है, प्लस की टाइमिंग वहां से शेड्यूल होती है ऑफिशियली, ठीक है बच्चा। सो थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।